हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिम जिम के पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ दोबारा से आ गई हैं भाग्यश्री जी, जो पिछले वाले पॉडकास्ट के सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हैं। साथ ही साथ 2026 के लिए मैरिज प्रेडिक्शंस करने वाली हैं। वो एंड में होगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाग्यश्री जी, जैसा आप जानते हैं पिछले वाले पॉडकास्ट में बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले थे आपके लिए। जो One of my old teachers used to say, no study, no question. या So अगर लोगों ने सवाल पूछे हैं इसका मतलब उन्हें समझ में आया है, which is Mercury very rules. good. Mercury rules. Yeah. Yes. तो उन क्वेश्चंस के जवाब आपने आज देने हैं। Okay. ठीक है, ये हमारी ऑडियंस सर्विस है। Okay. उसके बाद हमें ये भी देखना है कि 2026 के लिए मैरिज प्रेडिक्शंस क्या क्या होने वाली हैं। Okay. ओके, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सी एस्ट्रोलॉजी में माने। मतलब मेरा ये है कि जैसे अखबार में एस्ट्रोलॉजी आती है कि इस दिन से इस दिन तक ये मेष राशि, ये वो राशि, उसे माने या फिर जो हमारी कुंडली में हमारी राशि बताई गई है उसे माने। ओके, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो यूजुअली एस्ट्रोलॉजी गोअर्स को होता है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप किसी से कहें ना कि भाई आप मेष राशि के हैं, ये होने वाला है, वो कहते हैं नहीं जी, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम तो ऐसे है ही नहीं, थिंग्स लाइक दैट। बट बात वो नहीं होती है। दरअसल दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर एवरीबडी गोज रॉन्ग। जो वेस्टर्न ज्योतिष है, जो कि हम अखबारों में देखते आ रहे हैं, वो क्या कहता है, वो राशियों को ट्रॉपिकल सिस्टम के हिसाब से फिक्स कर देता है कि वो कहता है कि अगर आपका जन्म 15 दिसंबर से लेके अगर 15 जनवरी तक हुआ है तो आपकी फलानी राशि है। ओके, आप शायद केप्रिकॉन है। आप उसके बाद फिर 15 जनवरी से लेकर अगर 15 फरवरी हुआ है तो आप एक्वेरियस हैं। इस तरीके से। बट जो भारतीय जो हिंदू ज्योतिष है वो ऐसे काम नहीं करता, वो काम करता है चंद्रमा के हिसाब से। तो हमारे यहाँ ज्योतिष का आधार सूर्य है, लेकिन ज्योतिष को देखने का जो तरीका है वो केवल चंद्रमा के द्वारा निर्धारित होता है। इसीलिए राशि हमेशा आपकी वही होती है जो कि आपकी कुंडली में पंडित जी ने आपको लिख के दी है। या फिर अगर आपको वैसी कुंडली नहीं है, जन्मपत्री अगर आपके पास नहीं है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लो। आजकल फ्री में इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जो ओपन एनी सॉफ्टवेयर, उसमें अपनी डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ तीनों एकदम एक्यूरेट डालो और फिर वो बताएगा कि आपका चंद्रमा कौन सी राशि में है। तो जिस राशि में चंद्रमा होगा वही आपकी राशि होगी। तो जो अंग्रेजी सिस्टम है उसके हिसाब से एक महीने में भाई हमको क्या कहते हैं, एक ही राशि हम फॉलो कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ऑड सिस्टम। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ एक महीने में 12 की 12 राशियां, 27 के 27 नक्षत्र पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो दैट इज वाई अगर आप उस सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो आपको वेरिएशन बहुत देखने को मिलेगी। हमारे सिस्टम में वेरिएशन कम है बिकॉज वी आर वेरी पिन पॉइंटेड, मोर एक्यूरेट, और हम एग्जैक्ट समय के साथ बता रहे हैं कि चंद्रमा यहाँ है, इस नक्षत्र में है, इस नक्षत्र के इस पद पे है, इस पद में इस डिग्री में है, तो आप ऐसे हैं। ओके, तो जो लोग बहुत सालों से ये मानते आ रहे हैं कि भाई अखबार में तो ये लिखा था कि आज मेरी लड़ाई होने वाली है, और वो उसको मैनिफेस्ट करके लड़ भी जाते हैं ऐसा होता है। ऐसा बहुत होता है। तो हमें वो अखबार वाली, वो मैगजीन वाली राशियों के बारे में नहीं मानना चाहिए बिल्कुल भी। नहीं, टाइम पास एंटरटेनमेंट है, एंटरटेन हो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो। वैसे जरूरत नहीं है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में वाकई इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर रियली इनटू एस्ट्रोलॉजी और आपको ज्योतिष अच्छा लगता है, तो वो सब देखने की जरूरत नहीं है। बट फॉर एंटरटेनमेंट इट इज गुड। बेहतर यही होगा कि अगर आप ज्योतिष में एंटर करना ही चाहते हैं या अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते ही हैं, तो इंटरेस्ट सही, आपका फर्स्ट फुट जो है दैट शुड बी ऑन द राइट नोट। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, एंड मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक लड़की का। शी वॉज अराउंड 43-44 एंड वो हर बात पे शी वॉज लाइक, ओ आई एम अ लिब्रा, इसलिए मैं ऐसा कर देती हूँ, आई एम अ लिब्रा, सो इसीलिए आई एम वेरी मच इनटू आर्ट्स, आई एम अ लिब्रा, सो मैं हर किसी का मैनेज कर लेती हूँ। बट शी वॉज नॉट अ लिब्रा, शी वॉज अ स्कॉर्पियो। और वो जो कुछ भी कर रही थी वो सारा स्कॉर्पियो नहीं था, लेकिन उन्हें भान नहीं था कि वो स्कॉर्पियो है। कारण ये कि उनके हिसाब से, उनके अनुसार, क्योंकि उनका जन्म पर्टिकुलर डेट में, पर्टिकुलर महीने में हुआ है, इसीलिए वो लिब्रा है। सो विच इज इनकरेक्ट। हाउएवर यू आर करेक्ट, पीपल कैन मैनिफेस्ट अपने आप ही कि मेरा ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो चंद्र राशि कह रही है वही है। चंद्र राशि के अलावा अगर आपको कोई चीज देखनी ही है तो वो लग्न होगा, क्योंकि जब हम कुंडलियां बनाते हैं तो वो लग्न के आधार पे बनाते हैं। सो लग्न बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट। तो लग्न भी आप देख सकते हो।
आप अपनी चंद्र राशि भी देख सकते हो, लेकिन आई फॉलो अ मोर ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, और उस सिस्टम के अनुसार जितनी भी प्रिडिक्शंस होंगी वो केवल और केवल चंद्र राशि के आधार पे होंगी। तो आज जो हम मैरिज हॉरोस्कोप करने वाले हैं वो भी चंद्र राशि के आधार पर है जी, जिसके बारे में आप बात भी करते हैं और जो मोस्टली एक्यूरेट ही रहता है। जो एक्यूरेट रहता है, बिल्कुल। क्योंकि चंद्रमा टॉक्स अबाउट योर इमोशंस, योर स्टेट ऑफ माइंड। कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इंस्टेंटली ये बात मेरे दिमाग में आई और मैंने बोल दिया। ऐसा नहीं है। मैं अपने हाथ अगर ऐसे हिला रही हूँ या पलके किसी खास रेट पर झपकाती हूँ, वो मैंने डिसाइड कर रही हूँ। वो चीज होने से पहले उसका कॉन्शियस थॉट, यानी चेतन जो हमारा मन है, उसमें थॉट आने से पहले ही वो थॉट कहीं जन्म चुका है। वो जो एरिया है वो हमारा चंद्रमा का एरिया होता है, ओके, द वन दैट इज इन डार्कनेस। ओके। तो जैसे कोई पेड़ है, तो पेड़ कभी बीज रहा होगा, तो वो बीज कभी सरफेस पे तो नहीं जमता, बिल्कुल बिल्कुल। जमता वो जमीन के नीचे है। तो वो जमीन के नीचे का जो हिस्सा है जो उसको खाद पानी देगा एक्चुअल में, जहां से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, जहां से सहायता मिलेगी टू एक्चुअली पॉप आउट एंड बी विजिबल टू द वर्ल्ड। तो वो जो पौधा बाहर फूट के निकला, वो हमारा लग्न हो सकता है, वो हमारी लाइफ के दूसरे हिस्से हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है वो जड़ हमेशा चंद्रमा होती है। ओके। इसीलिए आप लग्न को फॉलो करना है, यू फॉलो योर लग्न ऑल्सो, बट प्रोमिनेंटली फॉलो योर चंद्र राशि। और अगर आप आंखें खोल के ओपन माइंड से देखेंगे ना, तो चीजें होने से पहले ही या तो आप उन्हें बेहतर बना सकते हैं, या फिर खराब चीज होने से पहले ही आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। रोक नहीं सकते हर चीज को, बट मिनिमाइज कर सकते हो, बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर मून। सो ऑलवेज फॉलो योर मून साइन, नथिंग एल्स। उसमें भी पर्टिकुलरली मून कौन से नक्षत्र में है, दैट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट हु यू आर। तो अखबारों वाली एस्ट्रोलॉजी जो है उसको आप मनोरंजन तक रहने दीजिए। एंड फॉर एनीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो आउटसाइड इंडिया, द इंडियन एस्ट्रोलॉजी फॉलोज मून एंड द डायरेक्शन बाय इट। सो अगर किसी को भी ये लगता है कि वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से उसका काम नहीं बन पा रहा है, तो प्लीज़ इंडियन एस्ट्रोलॉजी को प्राथमिकता दे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन पूछने वाले का नाम नहीं लूँगा, वो ये पूछना चाहते हैं कि वो वास्तु में बिलीव करना भी चाहते हैं, लेकिन बिना प्रूफ के वो बिलीव कर नहीं पाते। तो इस बारे में आप वास्तु के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु भी एक हाईली अब्यूज्ड सब्जेक्ट हो गया है इन मॉडर्न इंडिया, विच इज़ रॉन्ग। तो हम एस्ट्रोलॉजी में भी जैसे उल्टी सीधी बातें बहुत सारी हैं, दुनिया भर की नॉनसेंस बातें हम लोग करते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, लोग ऐसे ऐसे उपाय बता रहे हैं कि चीनी की डिबिया में किसी का नाम जिसको आप प्रेम करते हो रख के धूप में डाल दो तो वो तो पिघल जाएगी। आई बिलीव, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल। तो ये सब ज्योतिष के नाम पे बेच रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखा कि आलू जो है उसको हल्दी में, आई डोंट नो, उसे कुछ लिपटाप के और उसे गाय को खिला दो तो 10 दिन में आपकी शादी हो जाएगी। दैट्स स्ट्रेंज। तो इस तरीके से हमने ज्योतिष का भी बहुत मतलब वी हैव मेड अ कैरिकेचर आउट ऑफ ज्योतिष। और यही चीज जो है वो वास्तु के साथ भी हो रही है। वास्तु इज अ ब्यूटिफुल साइंस, लेकिन जस्ट लाइक ज्योतिष, वास्तु भी फंडामेंटली ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता। वास्तु इसलिए बनाया गया है ताकि हमारा जो घर है वो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसके साथ हार्मनी में रहे। जहाँ हार्मनी बिगड़ती है वहाँ प्रॉब्लम होती है ना। फॉर इंस्टेंस अभी सर्दियाँ चल रही है, नया साल आने वाला है, इस समय पे अगर आप स्पेगेटी पहन के चलोगे या आप सलमान खान की तरह आप टॉपलेस चलोगे तो उससे क्या होगा? ठंड लग जाएगी। ठंड लग जाएगी, 100% ठंड लग जाएगी। 2 सेकंड आपको मजा आएगा बट फिर ठंड लगेगी। अब जो ठंड आपको गर्मी में लग सकती है, जो हवा लग सकती है, वो सर्दी में तो नहीं लगेगी। सर्दी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल फॉर यू। तो वास्तु में हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ठीक वैसे जैसे आयुर्वेद में हम सीजन्स के हिसाब से अलाइन होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ज्योतिष में हम कुंडली और कर्मों के हिसाब से अलाइन होते हैं, वास्तु में हम अपने आसपास के माहौल, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से हम अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप चाइनीज फेंगशुआ भी देखेंगे तो वहां पे भी वही है। हिमालय के इस ओर या तिब्बत के पठार के इस ओर भारत, उसका वास्तु, और उस पठार के उस ओर चीन और उसका फेंगशुई। तो ये दोनों की दोनों चीजें उनके अपने अपने जो सिस्टम्स है, उनकी अपनी अपनी जो जलवायु है, उसके हिसाब से बनाया गया है। और अगर वास्तु को हम फंडामेंटली फॉलो करने लगे, इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। और मेरे ख्याल से जितना भी हो सके घर को वास्तु के अनुसार
बनाना चाहिए। इससे आपका जो घर है वो लंबा टिकेगा भी, पॉजिटिविटी भी उसके अंदर बहुत रहेगी, सूर्य की उसमें किरणें समय समय पर पड़ती रहेंगी। सर्दियों में आपको धूप के लिए भागना नहीं पड़ेगा, और गर्मियों में आपको लू से जबरदस्ती बचने के लिए एसी एक्स्ट्रा आपको 18-19 पे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो असल में ये है वास्तु, दैट इज हाउ इट इज। तो आपने सही कहा कि ये चीजें ना अब्यूज्ड हैं। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, योगा, आयुर्वेद, मतलब इंडिया से आई हुई जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी नॉलेज है, उनको अब्यूज किया गया है बहुत पहले से, और आज तो और ज्यादा ही हो रहा है ये। इनफैक्ट मैं अभी कुछ दिन पहले हमारी अथीना की मीटिंग चल रही थी, उसमें मैंने ये बात बहुत प्रोमिनेंटली कही थी कि एक होता है योग और एक होता है योगा। ओके ओके, जो योग है वो तो एक दर्शन है, फिलॉसफी है, भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दर्शन है। सांख्य के साथ योग जुड़ा हुआ है, तो जिसको सांख्य नहीं समझ में आता उसको योग नहीं समझ में आएगा, जो एसोटेरिक होलिस्टिकली नहीं समझता उसको योग नहीं समझ में आएगा, उसके लिए वो योगा हो जाएगा। सो योगा विल बी अनुलोम विलोम इतनी बार कर लो, फिर ये वाला फलाना प्राणायाम कर लो, फिर ये वाला फलाना आसन लगा लो। वो योगा जो है वो आपको 21 दिन के टीचर ट्रेनिंग कोर्स से सिखाया जा सकता है, वो आपको MA BA करके सिखाया जा सकता है, वो आपको जो योगा स्टूडियोज खुले हैं वहां से सिखाया जा सकता है, लेकिन योग नहीं सिखाया जा सकता। एग्जैक्टली, इवन आई थिंक कि योगा एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, है ना, तभी वो योग बनेगा, तभी वो योग बनेगा। और इसीलिए अगर जो लोग वाकई ज्योतिष में मानते हैं उनके लिए वो योगा नहीं हो सकता, वो योग होगा। यस उनके लिए वो वास्तु होगा, उनके लिए वो आयुर्वेद जो है वो अलग होगा। ये फलानी वटी खा लो, ये कंठिका कर लो, ये सब नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है। एंड यू नो दे आर ऑल सो ब्यूटिफुली इंटरकनेक्टेड, इतना अच्छा है। अलग अलग राशियों के लिए, इनफैक्ट राशियां नहीं, अलग अलग नक्षत्रों के लिए अलग अलग तरह के यौगिक पोस्चर्स काम कर सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी स्पेसिफिक। अलग अलग नक्षत्रों की प्रवृत्तियां अलग अलग होती है, किसी की वात होती है, किसी की पित्त होती है, किसी की कफ होती है। कुछ राशियां ऐसी होती है, जैसे कि हमारा एक्वेरियस राशि है, वो त्रिस्वभाव है, उसमें तीनों के तीनों गुण बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप कुंभ राशि हो तो आपको हर चीज जल्दी लगेगी, ठंड भी जल्दी लगेगी, गर्मी भी जल्दी लगेगी, बरसात में आपका दिमाग भी जल्दी खराब होगा, सब कुछ एक साथ होता है। तो ये सारी की सारी चीजें अलग नहीं की जा सकती। तो आपका कहने का मतलब है कि योग और एस्ट्रोलॉजी वो आपस में गुथे हुए हैं। बिल्कुल गुथे हुए हैं, है ना, और वो जीने का तरीका है, और वो इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है, पिन पॉइंटेड है, मतलब माइक्रो लेवल पे है। कि अगर आपको जीना है सच में इस तरह, तो आपको उस माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वास्तु हमें ये बताएगा कि हमारी जो आसपास की जलवायु है उसमें हम कैसे अलाइन होंगे। योग आपको बताएगा कि आप उस ईश्वरीय तत्व के साथ कैसे अलाइन होंगे। यस एग्जैक्टली। जिन लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी है उनको मैं बता दूं कि योग का मतलब होता है जोड़ना, बेसिक अर्थ उसका जोड़ना होता है। तो योग करने से आप जुड़ते हैं ईश्वर से, आपकी आध्यात्मिकता बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। इसी वजह से योग का जो मेन काम है, मेडिटेशन, योग का मेन काम है आपको ईश्वर से जोड़ना, नॉट एक्सरसाइज। तो उसकी तरह, उसको उस तरह से देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और वो ईश्वर कहाँ है? वो ईश्वर हमारे अंदर है। वो ईश्वर हमारे अंदर है, बिल्कुल। Because we are not Abrahamic religions. Yeah. We are Indians. Yeah. ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर बादल के ऊपर नहीं बैठा है, ईश्वर छतरी लिए नहीं बैठा। आप आसमान में देखोगे तो वहां ईश्वर नहीं है, अपने अंदर ही ईश्वर है। तो आपका उसके साथ योग, उसके साथ जुड़ा वो योग है। यू नो, इन अ वेरी लूज डेफिनेशन अगर हम कहें, ऑफ कोर्स ये भी एक्यूरेट चीज नहीं है, बट लूजली अगर हम डिफाइन करें तो आपका इसके साथ कनेक्शन। या एग्जैक्टली राइट। और कमाल की बात यह है कि योग लोग कर रहे हैं, बट जो फाउंडेशनल प्रोसेसेस है उनको फॉलो ही नहीं करते। अगर आपको कोई गुरु योग सिखाएंगे तो शायद पहले 2-3 वर्षों तक आपको 4 या 5 आसन होंगे, वही करवाते रह जाएंगे। एग्जैक्टली। आप इरिटेट हो जाओगे कि ये क्यों करवा रहा है हमें, क्योंकि उसका मुद्दा आपको योग करवाना है, योगा करवाना नहीं है। So that's the difference, you know, and this is what we fail to understand. So I would like to say something कि if you want to deeply understand कोई भी मैटर, कोई भी सब्जेक्ट, जस्ट गेट अवे फ्रॉम द फैंसी स्टफ एंड अंडरस्टैंड लाइक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इनका क्वेश्चन मैं फटाफट आपसे वर्ड टू वर्ड पूछता हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चार्ट हैज जुपिटर रेट्रोग्रेड इन 7th हाउस स्कॉर्पियो, उनकी स्कॉर्पियो राशि है शायद, तो अरेंज्ड मैरिज बट हैड टू फाइट फॉर इट विद फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड हैड टू मैरी ट्वाइस, one for court
छोटा सा वैदिक मैरिज, सेकंड एक्चुअल वैदिक. Can it be considered as the planet giving its results and possibly avoiding the prediction of two marriages? ओके सो आपके लिए जो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपका जुपिटर 7वें घर में है, स्कॉर्पियो राशि में, और वक्री है, रेट्रोग्रेडेड है. इसका मतलब आपका लग्न क्या हो जाता है? टॉरस. नाउ जुपिटर जब 7वें घर में होता है तो उसके 2 इम्प्लीकेशंस होते हैं. इम्प्लीकेशन नंबर 1 हमेशा ये होता है दैट यू आर टू मच अबाउट योर स्पाउस. Okay. लाइक एवरीथिंग इन योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड योर स्पाउस. Yeah. अगर आप बात भी कर रहे हो, लाइक आई हैव अ स्टूडेंट, और वो सुन के बहुत हैरान हो गई थी जब हम जुपिटर इन द 7th हाउस डिस्कस कर रहे थे. आज तक वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने कभी अपने बारे में बात नहीं की. ठीक है. कोई भी चीज आती है, ओ या आई रिलेटेड विद माई हस्बैंड. It's all about the husband at the end of the day. And by God's grace, they have been together for 17 years and beautiful couple. But वही है ना कि आपकी पूरी लाइफ कहाँ रिवॉल्व हो रही है? स्पाउस के अराउंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है विद जुपिटर इन द 7th हाउस. जुपिटर इन द 7th हाउस में जाके मल्टीपल मैरिजेस भी करवा सकता है. रिमेंबर, करवा सकता है. सकता है एज इट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मैरिजेस. अब जब रेट्रोग्रेड हो जाता है जुपिटर, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज आपके घर वालों के साथ नहीं बनेगी. नहीं होता. ओके. बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फंडामेंटली आप और आपके घर वाले जो हैं वो एक पेज पर नहीं आ सकते. ओके. नाउ यू नो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. हाँ, इसको ठीक किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको और आपके घर वालों को दोनों को ही बड़ा ओपन माइंड रख के चीजें सीखनी पड़ेंगी. अब अक्सर ऐसा होता नहीं है. लोग एक बार जिस चीज में ढल गए सो ढल गए. ऐसा ही है ना. ऐसा ही होता आ रहा है, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो नहीं बदलेंगे. ये चीज बड़ी खराब हो जाती है. जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है, चाहे वो आपकी कुंडली के किसी भी घर में रेट्रोग्रेड हो जाए, तो वो आपके शादी में प्रॉब्लम्स कराता है अगर मैरिज अरेंज्ड हो घर वालों के द्वारा. तो ओके, अगर आपके घर वालों ने आपका पार्टनर ढूंढा होगा, हाँ, और क्योंकि आपके घर वालों से नहीं निभती है, करेक्ट, तो प्रॉब्लम्स आएंगी. हाँ, बहुत ही ज्यादा इसके चांसेस हैं. करेक्ट. जैसे आप मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल काफी अर्बन है, आपको वही पसंद है, चाहे आप धनबाद से आते हो, या वो छोड़िए, चाहे आप मेरे ख्याल से बोकारो से आते हो, तो छोटा शहर है, तो आपके पेरेंट्स उसी में रमे हुए हैं. लेकिन आपको हमेशा से मुंबई पसंद था, अर्बन लाइफस्टाइल, कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल पसंद था, और आप वहां जाए और बड़े अच्छे तरीके से आप रम गए. पर अब शादी करने की बात आती है. शादी करने की बात पे आपके घर वाले कहते हैं कि नहीं बेटा, हम आपकी शादी बोकारो की ही लड़की से करवाएंगे. और घर वाले कहते हैं कि देखो, लड़की जो है हमसे थोड़े कम स्तर की होनी चाहिए. गरीब घर की लड़की लाएंगे तो हमसे दबी रहेगी. और ये बहुत कॉमन रियलिटी है इंडियन हाउसहोल्ड्स की. दिस इज टू मच. तो एक एग्जाम्पल है, और ये बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल ही समझ लो, कि हम हमसे क्या कहते हैं, गरीब घर की लड़की लाते हैं, वो हमारे नीचे दबी रहेगी. लड़का चाहता है कि पढ़ी लिखी लड़की हो, उसके जैसे लड़की हो. वो बच्चे नहीं चाहता, तो वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो शायद बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं हो. लेकिन घर वालों का सिस्टम अलग है. तो यहाँ पे वही बात हो गई ना, आप किसी और ही पेज पे हो, आपके घर वाले किसी और ही पेज पे हैं. तो ऐसे में जब अरेंज मैरिज होती है, और खासतौर पे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जबरदस्ती की शादी. तो ये जो जबरदस्ती की शादियां होती हैं, ऐसा लगता है कि सभी का जुपिटर रेट्रोग्रेड है. सही बात है. एग्जैक्टली. यू नो, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड देन यू आर स्टक विद इट फॉरएवर. तो जब 7th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, तो वो इस तरीके से शादियों में इशू क्रिएट करेगा. उसको हम नहीं रोक सकते हैं. तो बेहतर यही है कि अरेंज मैरिज ना की जाए. ओके. तो अगर उनकी अरेंज मैरिज हो गई है, इन दैट केस बस इतना ध्यान रखिएगा कि यू सेड ना कि मैंने एक छोटी सी वैदिक मैरिज कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली. कोई बात नहीं, लेट इट बी. दिल में अब अपने कोई बात मत रखो कि दूसरी शादी होनी ही है या करनी ही है या होगा ही. नाउ दैट यू आर मैरिड, आपने उस चीज की जिम्मेदारी ली, बिकॉज आपके गले में घंटी बांध के तो नहीं ले गए थे ना शादी करवाने. आप क्या रब ने बना दी जोड़ी के तानी पार्टनर हो? इवन इफ, मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी की अरेंज मैरिज भी हो रही है, हाँ, तो भी उसकी कहीं ना कहीं हाँ तो है ही. ऑब्वियसली आपकी कहीं ना कहीं तो हाँ है ना. तो मैंने वही कहा ना, अब जैसे रब ने बना दी जोड़ी में तानी पार्टनर थी, जो बेचारा लड़का उससे शादी करने आ रहा था, उसकी डेथ हो गई, फादर डेथ बेड पे है,
तो उसने सूरी से शादी कर ली, वो उसकी मजबूरी हो सकती है. दैट्स अ वेरी रेयर केस. दैट्स अ वेरी रेयर केस दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मजबूरी थी, बट ज्यादातर केसेस में मजबूरी नहीं होती. आप भी घूम घूम के प्री वेडिंग शूट करा रहे होते हो, है ना, आप भी फोन पे बात कर रहे होते हो, तो फिर इसमें मजबूरी क्या और खींचतान क्या. अगर नहीं पसंद है तो फिर ठोक बजा के ना बोलना सीखो, और अगर पसंद है तो ठोक बजा के हाँ बोलना सीखो. और अब जब शादी कर ली है तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि मैं उसे कैसे निभाऊं. यस. And if the marriage is completely, not going well, बिल्कुल कहानी अगर आपकी खराब है, and be honest with yourself, झूठ मत बोलना खुद से. Be honest with yourself. अगर मैनेज हो सकता है, निभाया जा सकता है तो निभाओ. अगर नहीं निभाया जा सकता तो उसको और अपने आप को बख्शो. एग्जैक्टली. एंड इवन मैं तो ये तक कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मल्टीपल मैरिजेस की, तो वो शादी ना ही करे. क्योंकि होना हो उसकी तो वो अब खुद को मना लेगा कि भाई मेरे तो ऐसे ही हाउसेज हैं, नहीं, मेरे पर साथ वही तो बात होना है ही ना, था. ज्योतिष में ऐसा ही होता है कि जैसे अगर किसी ने पढ़ लिया कि भाई जुपिटर 7th हाउस में है तो मल्टीपल मैरिजेस के चांसेस हैं, तो अब उसने दिमाग में बात बिठा ली. हाँ. तो अब अगर कहीं पे कुछ हल्का फुल्का इशू होगा भी तो वो क्या सोचेंगे कि ओह अच्छा मेरी तो दूसरी शादी होनी है. होनी ही है क्या होता है, व्हाट इज होनी ही है. सूरज सुबह उगता है वो शाश्वत सत्य हो सकता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. एवरीबडी गेट्स मैरिड, ये थोड़े ना कुछ चीज होती है. दैट्स नथिंग. हालांकि शादी करना बहुत अच्छी चीज है, मेरे ख्याल से सबको ही कोशिश ये करनी चाहिए कि करें, आपके जीवन में एक पार्टनर हो. बट हो जाएगी, हो नहीं है, ये सब चीजें बड़ी बेकार की चीजें होती हैं. इट टेक्स अवे ह्यूमन एजेंसी, एंड द मोमेंट यू लूज योर एजेंसी यू आर अ puppet of whatever else is happening around you. Very bad. Don't do that. Exactly. इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शादी करे तो बहुत सोच समझ कर करे और कुंडली मिला के करे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. और अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे होती भी है, जो कि मोस्टली केसेस में होती है, तो आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है उसको संभालने की. एंड वी हैव अ गेस्ट विद अस, हर नेम इज रिन. आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी जानते हैं और वो इस समय बहुत गुस्से में है, तो कंट्रोल एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर असॉल्ट. ओके. सो थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं. तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो ये कहते हैं कि अच्छा था, इंफॉर्मेटिव आपकी बातें लगी उनको, बट वो चाहते हैं कि सीनियर लोगों के बारे में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रेडिक्शंस यंगर लोगों के बारे में होती हैं. तो सीनियर लोगों के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इफ़ देयर आर एनी डिफिकल्टीज और थिंग्स वी शुड नो. लुक फॉरवर्ड टू. ओके, सो मैंने कहा ना, मैं तो मैरिज के अगेंस्ट हुई नहीं. अच्छा. अगर आप को कोई अच्छा व्यक्ति मिले, किसी भी उम्र में मिले, 80 में मिले, 20 में मिले, यू शुड गेट मैरिड. कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, बड़ी उम्र में शादी करने से कुछ इश्यूज जरूर हो सकते हैं, उसका हमें ध्यान देना चाहिए. और ये एस्ट्रोलॉजिकल इश्यूज कुछ हद तक हैं और कुछ हद तक प्रैक्टिकल भी हैं. इसलिए है बिकॉज व्हेन यू आर एट अ सर्टेन एज, लेट्स से अगर आप 60+ हैं, तो डेफिनेटली आप अपने वेज में सेट हो जाते हैं. जब आप अपने वेज में सेट हो जाते हैं तो दूसरों के साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो एट दिस एज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप सामने वाले से प्यार कितना भी करें, कितना ही आपके दिल में प्यार हो, लेकिन आपकी कुछ खास आदतें हैं, आपके कुछ खास लाइफस्टाइल्स हैं जो कि बदले नहीं जा सकते आसानी से. क्योंकि हम astrologically we are not adults till we are 32. Okay. Right? The moment we turn 32 we are adults. Okay. उसके बाद क्या होता है, मैं बहुत लूजली वर्ड्स यूज कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज एक्यूरेटली उसको कह पाना इज नॉट करेक्ट एट दिस मोमेंट. बट हमारे कुछ न्यूरल पाथवेज कह लीजिए आप उनको, वो सेट हो जाते हैं, हमारी आदतें सेट हो जाती हैं. आप उसके बाद आप नया म्यूजिक नहीं पसंद करोगे. लाइक नाउ, नो मैटर हाउ गुड बिली आइलिश इज, मैं नहीं सुन सकती. बिल्कुल. इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन हर, इट्स सिंपली दैट अब हो गया. अब हो गया. अब अगर हमने कोल्ड प्ले सुना है तो कोल्ड प्ले ही सुना है. एग्जैक्टली. राइट. या हमने बैकस्ट्रीट बॉयज सुना है तो बैकस्ट्रीट बॉय, अब वो हो गया सेटल. नाउ लेट्स अज्यूम इफ बिली आइलिश और सबरीना कारपेंटर try to recreate Dolly Parton, तो maybe we'll pay attention, but वो बात नहीं आएगी. Then they would lose their originality.
यस दे आर डिफरेंट, वो दे आर अलग है। डिफरेंट या एंड और हमें भी वो ना थोड़ा ऑड सा जरूर लगेगा ऑफ कि यार कोर्स, नहीं ऑफ नहीं कोर्स, ओरिजिनल वाला ही बेस्ट था, या एग्जैक्टली। राइट? हमें हमेशा सोनू निगम ही बेटर लगेगा, हम्म चाहे मार्केट में कितने भी सिंगर हो, चाहे जुबिन नौटियाल हो, हम्म चाहे दूसरे सिंगर्स हो, वी वुड ऑलवेज से नहीं यार सोनू निगम वाज ऑलवेज द बेस्ट। हम्म उससे पहले लोग कहेंगे नहीं यार कुमार सानू इज द बेस्ट, हम्म उसके पहले किशोर कुमार इज द बेस्ट। वो सभी बहुत अच्छे हैं हम्म पर हमारी जनरेशन के नहीं है। या एग्जैक्टली। जैसे आपने ये बात करी थी ना कि कोई 60 की उम्र के बाद शादी करता है तो हाँ। प्यार हो ना हो चीज़ें तो सेटल हो ही जाती हैं अपनी लाइफ करेक्ट में। करेक्ट। तो उससे मुझे क्वेश्चन ये आया कि एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लोगों की शादी हो जाती है और अरेंज मैरिज जहाँ पर होती है प्यार तो होता नहीं है। साथ रहने के बाद अटैचमेंट हो जाती है, प्यार भी हो ही जाता है, जिनको लगता है कि प्यार हो जाता है। तो ऐसे में क्या चीज़ें धुंधली दिखनी शुरू हो जाती हैं? अच्छा ये तो अलग बात है, बहुत सारे लोग जिनकी लव मैरिज है उन्हें भी ऐसा लगता है कि हमें प्यार हो गया। हाँ सही बात है, सही बात है। तो प्यार के पैरामीटर्स क्या हैं एस्ट्रोलॉजिकली, ऐसा कुछ है क्या? ऑफ कोर्स लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्स ऑन दिस प्लैनेट। प्यार बहुत बढ़िया चीज है और बहुत लोगों को होता भी है, लेकिन प्यार जब आप किसी से करते हो तो आप ऐसे ही करते हो जैसे खुद से करते हो। आप खुद को कितनी भी गालियां दो, अगर आपका 7 बजे का अलार्म है और आप 7:05 पर भी नहीं उठ रहे, 10 मिनट पे भी नहीं उठ रहे, 15 मिनट पे भी नहीं उठ रहे, यू डोंट टेक इट एज अ कैरेक्टर फ्लॉ, डू यू? यू वेरी इजीली फॉरगिव योरसेल्फ। आप घर से बोल के निकलते हो कि मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा, और आप वहां जाके सैंडविच भी खा लिया और मिल्क शेक भी पी लिया और ला भाई कोल्ड कॉफी भी लिया और इधर उधर जाके 2 बार चाय, फिर मैगी पॉइंट बैठ गए तो मैगी पॉइंट में मैगी भी खा ली, सब कर लिया। डू यू फॉरगिव योरसेल्फ? या मैं तो फील ही नहीं करता कुछ गलत हुआ है तो। एग्जैक्टली। घर से क्या बोल के निकले थे कि नहीं खाऊंगा, लेकिन खा के आ गए एंड यू लाइक यू विल ट्राई टू जस्टिफाई इट, यू विल से कि नहीं यार दोस्तों के साथ था, हो जाता है, एक दिन से मर थोड़ा ना जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति उसका हार्ट प्रॉब्लम भी हो तो भी वो जस्टिफाई करेगा। दैट इज अ लेवल ऑफ फॉरगिवनेस वी हैव फॉर आवरसेल्व्स। जब आप प्यार करते हैं तो ऐसी ही फॉरगिवनेस दूसरे व्यक्ति के लिए भी होती है। अब ये फॉरगिवनेस हम यूजुअली एक तो खुद के साथ करते हैं या फिर हम कुछ हद तक, इफ यू हैव गुड पेरेंट्स तो पेरेंट्स में देखने को मिलेगी। मतलब मुझे पता है कि मैं अगर रात के 3 बजे 2 बजे भी घर घुसती हूँ और मैं मम्मी को अगर बोल दिया कि मम्मी मुझे भूख लगी है, शी विल इमीडिएटली मेक समथिंग फॉर मी। तो लेकिन रिलेशनशिप में क्या होगा, एक कपल है, उनको लगता है उन्हें आपस में बहुत प्यार है, ऑल राइट, वाइफ ने कहा कि तुम बाहर जाके पकौड़े नहीं खाओगे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें हार्ट के कोलेस्ट्रॉल का इशू है। वो गलत नहीं बोल रही है, लेकिन अब पति वहां गया, उसको 2-4 दोस्त मिल गए, बहुत साल बाद मिले थे, उसने 2 पकौड़े खा लिए। तो मुद्दा ये नहीं रहेगा कि 2 पकौड़े खा लिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगली बार से ध्यान रखना। मुद्दा ये कि तूने खाया कैसे, मेरी बात कैसे टाल दी, मेरी बात कैसे टाल दी। अब उसको लेकर उनके बीच में जो महीने भर तक झगड़ा रहेगा, उससे पकौड़ों का स्वाद तो गया ही, और ऊपर से वो इंसान अपने आप को ब्लेम करने लगेगा कि यार मैंने क्यों की शादी इससे। हाँ, एंड देन देयर विल बी एक्सट्रीम रिजेंटमेंट। सो call it love only when you can forgive the other person like you forgive yourself. If you can't, you're not in love. और वो forgiveness, मैंने कहा ना, बेंचमार्क आप खुद होने चाहिए। तो मैं जिन चीजों के लिए खुद को forgive कर सकती हूँ, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मैं खुद को भी माफ नहीं करूंगी। अगर आप ऐसी चीजों की तरफ नहीं देखते हो तब तो यू आर डेफिनेटली डिल्यूजनल एंड यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये बेंचमार्क है। जब आप खुद की हाँ पे हाँ कर सकते हो तो वो प्यार है, जब आप खुद की ना पे भी हाँ करते हो वो टॉक्सिसिटी है। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो आप यू आर डेस्परेट टू बी इन अ रिलेशनशिप। बट गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स से ये जो प्लैनेट्स है ना, ये साइकिल्स में चलते हैं। तो जैसे जुपिटर की साइकिल होगी 12 साल की, तो अगर आप 60 इयर्स के हैं तो आपने जुपिटर की 12 साल की 5 साइकिल्स निकाल दी हैं। नथिंग रॉन्ग विद इट, बट द थिंग इज दैट कि जुपिटर की जो रिजल्ट्स हैं आपकी कुंडली में वो बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो चुके हैं। ठीक वैसे ही 32 की उम्र में मैंने कहा ना, यू बिकम एन अडल्ट। तो अब जो कुछ है वो एक तरीके से फ्रीज हो गया है आपके जीवन में। बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है, बट कितना बदल सकते हैं? 10%, 90% हैज बीन डन। अब वो 10% का चेंज भी प्रोफाउंड हो सकता है अगर आपको सही गाइडेंस और सही गुरु मिले तो, बिल्कुल, जो कि ज्यादातर लोगों को मिलता ही नहीं है।
right? So yes, those 10% changes can be very profound, but it takes a lot of time and it takes a very good guru. But बड़ी एज में शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ यू आर हैप्पी, यू हैव फाउंड समबडी जिसके साथ आपकी बनती है, जिससे आपको प्यार महसूस होता है, तो जाओ करो, टेंशन मत लो. और जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स की बात है, देखिए जो बातें हम नॉर्मली कहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि उम्र बढ़ने के साथ सडनली वो आप पे एप्लीकेबल नहीं है. हेल्थ की प्रॉब्लम जो बच्चे को हो सकती है वो आपको भी हो सकती है. प्यार या रिलेशनशिप जैसे किसी 25 साल के व्यक्ति के लिए है, वैसे ही 55 साल के व्यक्ति के लिए भी हो सकते हैं. तो मैं तो ये कभी नहीं बोलूँगी कि सीनियर सिटीजन के लिए लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट. इट्स नॉट. एंड बिजनेस शुरू करने की बात है तो वो भी कर सकते हो, कोई रोक थोड़ा ना रहा है. किसने कहा है कि you can't do things at 60? So I think you must have a very broad and wide outlook, and a very positive outlook towards life. And जब तक आप यहाँ हैं, खुल के जियो और खुश होके जियो. और जब भी आपको सही व्यक्ति मिले, get married. It's better to get married when you're young, of course, but whenever you find a right person in your life, don't be against marriages. Get married. Go ahead. Yeah. Don't think about the society कि लोग क्या कहेंगे. अरे भाड़ में गई सोसाइटी. Okay. सोसाइटी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा, आप क्या हो? Exactly. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Yes. इन्होंने पूछा है कि आपने बताया नहीं कि 8th हाउस के बारे में कि कौन सी मैरिज में हाथ जोड़ देने चाहिए, तो प्लीज डिटेल में बताइए. ओके. तो अब मैं ये इसलिए कह रही हूँ, ये सोच समझ के और इस जिम्मेदारी के साथ कि आप लोग उसको दिल से नहीं लगाओगे और बिल्कुल पागल नहीं हो जाओगे कि ऐसे ही होगा. ओके. हाउएवर, अंडर अ फ्यू सर्कमस्टांसेस, अगर केतु आपके 7वें या 8वें घर में होता है तो मैरिज किसी ना किसी रूप से बस डिसॉल्व हो जाती है. ओके. अब जो मैंने कुंडलियां देखी हैं, वहाँ डिसोल्यूशन कैसे होता है. ऐसे हो सकता है कि भाई यू आर पार्टनर्स, आपका बढ़िया चल रहा है, बच्चे भी हैं, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जो मैरिटल ब्लिस या वार्मथ कहते हैं एज अ कपल, जिसको हम सोचते हैं ना कि बस एक दूसरे में ही हर वक्त दे आर एंगेज, वो नहीं रहता. ओके. तो वो जो मैरिटल ब्लिस है वो नहीं है, बट मैरिज फिर भी टिकी हुई है. तो केतु इन द 8th हाउस के साथ मैंने ये देखा है दैट इट स्टेज. उसके अलावा कई बारी 8th हाउस में मंगल हो, अगर बहुत ही शार्प हो, हमेशा नहीं, बहुत ही शार्प हो, अगर बहुत ही मलेफिक रिजल्ट दे रहा हो, खास तौर पे अगर सूर्य भी वहाँ हो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है शादी में. अ सिमिलर थिंग कैन कम अगर सूर्य और मंगल आपके 7वें घर में भी हैं. पार्टनर में ईगो बहुत हो सकता है और इस ईगो की वजह से आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. तो इसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है. जैसे कि सूर्य अगर 7वें घर में होता है या 8वें घर में होता है, तो आप या आपके पार्टनर, खास तौर पे आपके पार्टनर, तबीयत खराब होने की वजह से, जैसे हो सकता है आपकी पार्टनर को अनीमिया हो, उसको पता ना हो बट अनीमिया हो उसे, शी में बी अनीमिक. अब उसको अनीमिया है तो वो जाहिर सी बात है चिड़चिड़ी रहेगी. ज़्यादातर समय पे लोग कहते हैं कि औरतें चिड़चिड़ी रहती हैं, तो या बिकॉज मोस्ट वुमेन आर एनीमिक, उनको भी नहीं पता होता. तो वो आयरन की कमी उनको चिड़चिड़ा बनाती है, खून की कमी उन्हें चिड़चिड़ा बनाती है. तो चिड़चिड़ाहट होती है, फिर वो बीच में ईगो आने लगता है, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने मेरे लिए वो नहीं किया, मुझे ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला. तो वो सारी की सारी चीज़ों का कॉकटेल हो जाता है. एंड दैट कॉकटेल देन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप. सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर चीज़ को समझा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है. नथिंग इज दैट बैड. सैटर्न फॉर इंस्टेंस, अगर किसी लड़की की कुंडली में खास तौर पे सैटर्न अगर आपको 8वें घर में मिले, तो ससुराल में जाके उसको रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी झेलनी पड़ती हैं अक्सर. ससुराल वालाज आर मोर रिस्ट्रिक्टिव. और ज़रूरी नहीं है कि रिस्ट्रिक्टिव ओनली इन अ स्पेसिफिक वे कि शॉर्ट्स नहीं पहनने या ये नहीं पहनना. कई बार रिस्ट्रिक्शंस बहुत तरह की होती हैं कि ऊंची आवाज़ में नहीं बात करना. कुछ लड़कियों के तो मैंने देखा है, ससुराल वाले कहते हैं कि घर वालों से फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करनी है. वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन अ वे. बहुत सारी लड़कियां पहले जॉब कर रही होती हैं, फिर जॉब करना छोड़ देती हैं. तो या फिर उनको ससुराल में या अपनी शादी में एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. तो अब आपके लिए क्या होगा, आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा या आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस होंगे? दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन योर कुंडली. बिकॉज शनि अगर 8वें घर में होगा तो किसी घर का मालिक हो गया, 8वें घर में होगा ना, तो वो किस घर का स्वामी है वो हमें चेक करना पड़ेगा. आपके 8वें घर में कौन सी राशि बैठी हुई है, उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, वो सब चेक करके देन ओनली somebody विल से कि भैया ये होगा या ये नहीं होगा, ये शादी बहुत अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी. केवल एक पर्टिकुलर ग्रह देख के
ऊपर ऊपर से मत करो। हाँ, ऊपर ऊपर से हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि भैया शनि होगा 8वें घर में, थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो सकती है मैरिज, बट लॉन्ग लास्टिंग होगी। टूटने नहीं देते शनि शादी को। अब आप चाहे एक दूसरे के खून के प्यासे हो तो भी शनि आपकी शादी टूटने नहीं देगा। समथिंग और द अदर विल कीप हैपनिंग। सो आई नो अ कपल, वो शादी दे हेटेड ईच अदर, और उनको एक दूसरे के घर वालों से बड़ा प्यार था। लड़के को खास तौर पे लड़की की मदर के साथ बड़ा लगाव था, अपनी माँ जैसे ही मानता था उनको। तो बिल्कुल शादी टूटने के कगार पे आई और पता लगा कि उनकी मदर को कैंसर हो गया। एंड देन ही वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई शुड बी देयर। तो वो बात थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। फिर ऐसा होने लगा, शी टुक हर ओन टाइम टू रिकवर। मीनवाइल शादी चलती रही, बच्चों को दोनों के दोनों देखते रहे। फिर उसके बाद कुछ और हो गया, फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो वो होता रहा, दोनों की मर्जी थी, लेकिन म्यूचुअल तरीके से भी उनका डिवोर्स हो नहीं पाया। ऐसा भी होता है। वीनस अगर आपके 8वें घर में आ जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज ये भी हो सकती है, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू मेक अ लॉट ऑफ रिचेस। मंगल अगर आपका 8वें घर में हो, खराब चीज लोग ये बोलते हैं शादी टूटेगी, लेकिन एक्चुअली कई बार मंगल 8वें घर में होने की वजह से शादी टूटे या जुड़े आपको लैंड और एसेट्स मिल जाते हैं। क्या बात है। सो हर तरह के अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं। और हर पोजीशन, चाहे वो घटिया से घटिया पोजीशन हो, अच्छे से अच्छी पोजीशन हो, चाहे कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड ही क्यों ना हो, डिबिलिटेटेड ही क्यों ना हो, कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों लेकर आएगा। और आपको दोनों समझने पड़ेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर कुंडली। सो जब हम क्लासेस शुरू करते हैं ना, तो मैं स्टूडेंट्स को पहले या दूसरी क्लास में ही बात बताती हूँ, आपके पास 12 राशियां हैं और 12 आपके पास घर हैं, 144 कॉम्बिनेशंस, राइट, into 9 planets, into 27 nakshatras, into 4 पद, into 360 degrees. Oh my God. इससे तो मुझे एक क्वेश्चन याद आता है। पिछले वाले पॉडकास्ट में एक कमेंट था कि why don't you just tell us the combinations that we should avoid? And यहाँ जो आपने बताया है ये बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं। If you multiply them, तो शायद लाखों में चले जाएंगे। तो that's not possible. You can only understand कि ये चीजें कहाँ पे क्या इफेक्ट कर रही हैं, पर कॉम्बिनेशंस इट्स लाइक इट्स द पार्ट ऑफ अ ज्योतिषी। I'll also tell you one very interesting thing कि देश काल के अनुसार भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस तो हमने आपको बेसिक बता दिए। इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू ज्योतिष, आपको 27 नक्षत्र इंटू 9 प्लैनेट्स तो पता होना ही चाहिए। अब उसमें भी हम डिग्री लेवल तक जा सकते हैं, हाफ अ डिग्री लेवल पर भी जा सकते हैं अगर जाना चाहे तो। सो दैट विल ओनली हैपन व्हेन योर ज्योतिषी actually goes to that level. ऊपर से जब हम कुंडलियाँ बनाते हैं तो उसमें तो षोडश वर्ग कुंडलियाँ बनती हैं, यानी 16 कुंडलियाँ बनती हैं। उसके ऊपर भी 10 तरह की कुंडलियाँ हैं। सुदर्शन चक्र बना सकते हो, सर्वतोभद्र बना सकते हो, आप अष्टक वर्ग देख सकते हो उसका। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कुंडलियाँ देखने के। बेस्ट चीज़ ये होगी, लकी आर दोज हु फाइंड अ गुड गुरु एंड हु फाइंड गुड गाइडेंस इन लाइफ। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जो लोग अच्छी गाइडेंस देने वाले होते हैं ना, वो आपको सबसे सिंपल चीज बताएंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड हाउ वन थिंग इज कनेक्टेड टू द अदर एंड हाउ टू मेक इट वर्क फॉर देम इन देयर सिचुएशन, इन देयर केस। मैं तो कई बार लोगों को बहुत सिंपल उपाय बताती हूँ, एंड समटाइम्स दे आर लाइक, हैं इससे हो जाएगा, एंड आई वाज लाइक करो, और होता है। बट पीपल आर लुकिंग फॉर कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। But if a Jyotishi really knows their thing, if a Yog Guru really knows their thing, if a Dharmic Guru knows their thing, they will tell you the simplest possible thing. न्यूनतम और सरलतम। Complicated is not better, simple is strong. Exactly. और आप कॉम्बिनेशन अगर आपको सीखना है, आप करो, शुरू करो, और पढ़ते पढ़ते आपको जब 5 साल लग जाएंगे तब तक आपका समय निकल जाएगा। इससे अच्छा है talk to somebody who already knows about it and make sure that they are good people and reliable people. That's why हम खुद का इलाज नहीं करते, we go to doctors. Exactly. अगर मुझे अपनी कुंडली देखनी होगी तो that's not correct because there will be some form of bias. Yeah, of course. तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनके बहुत सारे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। पहले हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अपनी कुंडली में अपने सोलमेट को कैसे ढूंढना है? Good question. If you are a man, तो आप वीनस को देखिए। इफ यूर अ वुमन तो आप जुपिटर को देखिए। वहाँ से आपको अपने जो पार्टनर है उनके बारे में पता लग जाएगा। एक और तरीका है चेकआउट करने का, वो ये है कि आप अपनी कुंडली में देखिए कौन सा प्लैनेट की डिग्री सबसे कम है। तो जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम होती है उसे हम कहते हैं धारक कारक।
तो वो आपका जो प्लैनेट है वो कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, या Okay. फिर जुपिटर और वीनस कौन से नक्षत्र में है, Okay. कौन सी राशि में है, उससे आप अपने सोलमेट के बारे में पता लगा सकते हो। Okay. 10वें घर में है तो हो सकता है वर्क प्लेस पे आपसे मिले। Hmm. चौथे घर में है तो आपके होम, किचन, हाउस पार्टीज ऐसी जगह पे मिल सकते हैं। थर्ड प्लेस पे है तो कई बार बचपन के दोस्तों से शादी होती है। सेकंड प्लेस पे है तो अपने होम टाउन से वो व्यक्ति आता है। 12th में है तो फिर दे कम फ्रॉम फॉरेन एरियाज, फॉरेन स्पेसेस। फॉरेन का मतलब हमेशा अंग्रेज नहीं होता, इट कैन ऑल्सो मीन दैट आप बंगाली और आपकी शादी पंजाबी से हो गई, सो दैट इज ऑल्सो प्रिटी फॉरेन। Yeah. तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो चेक करने का ये तरीका है। बाकी सोलमेट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। Okay. या Does it mean anything? आई होप इट डज। Okay. आई डोंट नो। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुंडली में कंपैटिबिलिटी चेक करने के डिफरेंट तरीके कौन से हैं? ओके, सबसे आसान तरीका कुंडली में कंपैटिबिलिटी चेक करने का होता है आपका अष्टकूट मिलान। वैसे ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है, बट इट विल गेट यू टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली आप लोगों की शादी कहाँ जा रही है। अष्टकूट मिलान में भी अलग अलग कूट होते हैं, जैसे कि आपका मैत्री देखी जाती है, आपका जो गण है वो देखा जाता है, यूनिकूट भी मिलान होता है। तो बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है, आप लोगों के बीच में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है, आप लोगों के बीच में आपका नेचर, आपका टेम्परामेंट कैसा है। तो इसके ऊपर ये अष्टकूट मिलान बेस्ड होता है। Okay. और अगर किसी के साथ कुंडली में आपके 10 गुण मिल रहे हैं, 12 गुण मिल रहे हैं, तो आप, मैं जेन्युइनली बोलूँगी, उपाय कुछ नहीं होता, आप जेन्युइनली हाथ जोड़ दो। Okay. चाहे कोई कितना भी अच्छा लग रहा हो, चाहे किसी में आपको कितना भी इंटरेस्ट हो, किसी के साथ रोज़ काम करना, किसी के साथ पढ़ाई करना, उनके साथ दोस्ती रखना और उनसे शादी करना, ये सब बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। Okay. You will see the most real and 100% of a person when you're married. जब आप दोस्त हो तो भी आप 100% थोड़ा ना देख रहे हो नहीं किसी नहीं का। नहीं दोस्त होके भी आप किसी का 100% नहीं देख रहे नहीं हो। देखते। कलीग्स होके भी आप किसी का 100% नहीं देख रहे नहीं हो, लेकिन देखते। शादी करके आपको उस व्यक्ति का 100% देखेगा, मिलता है। बिल्कुल। तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि अष्टकोण का मिलान ही करो, वहीं से आपको सब कुछ पता लग जाएगा टू बिगिन विद। नाउ और अगर तरीके हैं तो डीपली हमको ये देखना पड़ता है कि आपके धारक कारक, आपके आत्मा कारक ये कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। इसके साथ साथ आपके लग्न लॉर्ड्स कहाँ है, 7th हाउस लॉर्ड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद दशाओं के थ्रू भी हम पता करते हैं कि आप दोनों की लाइफ पर्टिकुलरली साथ में कैसे चलेगी। Okay. कई बार ऐसे भी होता है कि एक व्यक्ति के साथ कुछ और ही हो रहा होता है और एक व्यक्ति के साथ कुछ और ही हो रहा होता है, एंड देन Okay. टुगेदर दे अमाउंट टू 0। Hmm. राइट। जैसे पत्नी का तो प्रमोशन हो रहा है, पति की नौकरी चली गई, अब वहाँ से इश्यूज होने शुरू हो गए। Yeah. तो वो का प्रमोशन भी 0 हो गया और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इट रिजल्टेड इन नथिंग। Hmm. तो ऐसे भी ज़रूर हो जाता है शादियों में। एंड वन थिंग आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप लोग एक ही राशि के हो तो थोड़ा शादी करने में बी अ लिटिल मोर केयरफुल, Okay. क्योंकि जब राशियाँ एक ही हो जाती हैं, ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी 7.5 एक साथ लगेगी, Hmm. आपकी ढैया एक साथ लगेगी, आपके जो दशाएं हैं, आपकी दशाएं ऑलमोस्ट साथ साथ चल रही होती हैं। तो जब वहाँ पे अगर बहुत अच्छी दशाएं नहीं आ रही होती ना, इट एक्चुअली बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। Yeah. तो इसीलिए मैं, और आप कुछ भी कह लो, आपकी ढैया लग गई जहाँ पे, या मान लीजिए जैसे अभी शनि जो है वो मीन राशि में है, तो अगर आप दोनों की राशि मीन है, इट विल क्रिएट इंटेंस 7.5 फॉर बोथ ऑफ यू एट द सेम टाइम। Okay. तो आप ये क्यों करना चाहोगे? तो आई वुड पहले सजेस्ट कि अगर राशि सेम है तो आप शादी के बारे में मत सोचिए। और अगर बाई चांस यू आर टू मच इन लव एंड ऑल दैट, अगर आपको बहुत प्यार भी हो गया है, तो भी यू मस्ट इंश्योर कि डिग्री वाइज आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो एक दूसरे के। Okay. अब बहुत सारे पुराने लोग क्या करते थे कि जिन बच्चों का एक ही महीने में जन्म हुआ होता था उनकी शादी नहीं करवाते थे। इसी वजह से शायद मे बी, आई डोंट नो व्हाट द रीजनिंग वाज, बट वो ऐसे कहते थे कि अगर एक ही महीने में जन्म है तो शादी नहीं करवाते, क्योंकि उसकी वजह से आपका सूर्य एक जगह पे आ जाएगा, आपका अब शनि की पोजीशन, जुपिटर की पोजीशन इस तरीके से एक ही जगह पे आ जाएगी। तो वो एक ही वर्ष में किसी का जन्म होगा तो उनका जुपिटर मोर देन लाइकली एक ही जगह पे होगा। एक ही अगर महीने में जन्म होगा तो उनका सूर्य और शनि एक ही जगह पे होगा, उनका मरकरी भी उसी जगह पे होगा, उनका वीनस भी मोर देन लाइकली उसी जगह पे होगा, मंगल तो वहीं होगा 100%, राहु केतु भी वहीं पे होंगे। सो यू सी हाउ इट इज। शनि जो है वो 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं, Okay. जुपिटर 1 साल में राशि बदलते हैं, मंगल 2 साल में राशि बदलते हैं, और तो इस तरीके से राहु केतु 1.5 साल में लगभग राशि बदलते हैं। तो बाकी छोटे छोटे प्लैनेट भी हैं, बट अगर आपका जन्म मान लो एक ही महीने में हुआ है,
अगल बगल हुआ है, आप दोनों की राशि सेम है, तो हाईली लाइकली आप लोगों के सारी पोजीशन सेम ही निकल के आ जाएंगी. ओके. सो ऐसा नहीं है दैट दे विल नॉट बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस. आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे, आपके परवरिश का डिफरेंस आएगा, लेकिन जब ट्रांजिट चल रहे होंगे, जब दशाएं चल रही होंगी, तो वो एक साथ साथ ही चलती रहेंगी. दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल्स. या Yeah. क्योंकि दोनों के दोनों ट्रबल में आ जाएंगे एक साथ आएंगे, तो it will उससे be शादी hard, करने का yeah. क्या फायदा है फिर जब Exactly. that is double the headache and half the blessing. Why Yeah. do you want to do that? Observed logic. Observed logic. Yeah. Yes. तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पार्टनर का पर्पस सेम होता है आपकी तरह? नहीं, जरूरी नहीं है. हम्म. आपके पार्टनर का पर्पस अलग हो सकता है. हो सकता है मेरा पर्पस बहुत पैसे कमाना हो और मेरे पार्टनर का पर्पस चैरिटी करना हो. प्रॉब्लम क्या है? सो योर इंडिविजुअल्स, आप दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल गोल हैं. आपका और आपकी माँ का पर्पस सेम है क्या? नहीं. तो जिसने जन्म दिया है, जब उसके साथ पर्पस सेम नहीं है, तो पार्टनर के साथ क्यों होगा? बिल्कुल बिल्कुल. आपके भाई बहनों के साथ आपका पर्पस सेम है? नहीं. कई बार हो भी जाता है. हो भी सकता है आपके बच्चों का अलग होगा आपसे. हाँ, तो हर किसी का अलग अलग पर्पस है, एंड यू विल बी ब्लेस्ड इफ दोस पर्पसेस मैच. या यू विल बी ब्लेस्ड. बट इन दिस यूनिवर्स फेलियर इज द नॉर्म, सक्सेस इज अ रेयरिटी. एग्जैक्टली. तो हाईली लाइकली आपके पर्पसेस अलग अलग होंगे. अब इसमें आपको कैसे आपस में मैनेज करना है वो आप देखो. ठीक. बट डोंट लुक फॉर अ पार्टनर विद द सेम पर्पस एंड एन इनकम्पैटिबल कुंडली. वो तो दैट वुड बी वेरी रॉन्ग. very disastrous. And please don't marry people simply because you like the same music या. or simply because you like the same poet or whatever. और No. एक्टर. Or actor. ओके. You need to look at hardcore compatibility. या. That can only be seen via the कुंडली. एग्जैक्टली. इस मामले में तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. बाकी सब चलता है, बट यहाँ ये वाला नहीं. ओके. हाँ. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट ये है, ये लास्ट क्वेश्चन है इनका, कि कुंडली में कैसे पता करें कि कोई शादी करना चाहता है या नहीं करेगा कभी? ओके, तो कुंडली में शादी किसी की ना हो या नहीं करेगा कोई कभी, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं. इट इज अ रेयरिटी. ओके. बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको शादी नहीं करनी चाहिए, या शादी करना जिनके लिए डिजास्ट्रस साबित हो सकता है. उनमें लोग ऐसे होंगे जिनका केमद्रुम योग के साथ कोई और योग, नभास योग बन रहा हो. वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ओके. शादी करने में. अक्सर चंद्रमा अगर आपका अमावस का हो प्लस कोई और दूसरे खराब योग बन रहे हो, तब आपको शादी नहीं करनी चाहिए. 7th हाउस आपका कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो, 7th हाउस बिल्कुल मतलब खत्म हो गया हो, इन दैट केस फिर आपको शादी. आई हैव सीन अ कुंडली वेयर सन, सैटर्न एंड मार्स वर सिटिंग टुगेदर. फॉर देम मैरिज वाज अ ह्यूज इशू. बट देन इट्स नॉट जस्ट मैरिज दैट्स द इशू. फिर तो आपके लिए हर कोई ही हर प्रॉब्लम चीज है, ही खराब होगी फिर तो. क्योंकि 7th हाउस इज रिलेशनशिप्स. या. तो आपका फिर किसी के साथ भी नहीं बनेगा, तो फिर आपका पार्टनर के साथ बनना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे आपको शादी नहीं करनी चाहिए. बट अदरवाइज जनरली पीपल विल बी हैप्पी इफ दे आर मैरिड. हाउएवर यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर. अगर आपने वही वाला काम कर दिया, थोड़ी देर पहले मैं पकौड़ों का एग्जाम्पल दे रही थी कि तुमने खाए कैसे मेरा मना करने के बाद भी. ओके. या गुड लक. सो 7th हाउस से रिलेटेड ही दूसरा क्वेश्चन आता है. एक और क्वेश्चन है कि अगर जुपिटर आपके 7th हाउस में है, तो क्या ऐसे लोगों को वापस से अपने पुराने पार्टनर से शादी करनी चाहिए? मतलब वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके 7th हाउस में जुपिटर होगा तो आपको अपने पुराने पार्टनर से शादी कर लेनी चाहिए दोबारा. मतलब अगर मैंने शादी करी किसी से, तो मैं फिर से उससे शादी कर लूं? हाँ, मैं आपको पूरा वर्ड टू वर्ड बताता हूँ. ओके. सम पीपल सजेस्ट टू मैरी अगेन द सेम पार्टनर इन केस ऑफ जुपिटर 7th हाउस. अच्छा. ये आई डोंट नो. प्लीज डिस्कस दिस फर्दर. आई मीन there's nothing to discuss here. आपका मन है कर लो. उसमें क्या है? आई मीन बट आई डोंट सी इट एज अ रेमेडी. मतलब ये तो वही बात हो गई कि ब्लू टिक आया कि नहीं आया, है ना. तो डबल टिक तो चला गया, ब्लू टिक नहीं गया, तो ब्लू टिक के लिए मैं सामने वाले का ब्लू टिक ऑन करके उसको, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस. उसी पार्टनर से दोबारा शादी करके. आई वांट टू डिस्कस दिस वन थिंग कि लेट्स अज्यूम आई मैरी अ पर्सन ए, ठीक है, और मेरा जुपिटर 7th हाउस में है. मैंने उसी से दोबारा शादी कर ली, क्या वो बदल गया? नहीं. क्या मैं बदल गई? नहीं.
हमारी आदतें बदल गई? नहीं हमारा जो एक दूसरे के प्रति प्रेम था वो बदल गया? नहीं हमारा एक दूसरे के प्रति रिजेंटमेंट था वो बदल गया? नहीं मुझे अपनी सास से प्रॉब्लम है वो बदल गया? नहीं उसको मेरी माँ से प्रॉब्लम है वो बदल गया? नहीं हमने साथ में वेल्थ डेवलप की है नहीं की है वो बदल गया? हम्म तो आई मीन यू नो इट्स नॉट अप फॉर डिस्कशन. इट्स लाइक ओके, आपके घर में बहुत दिनों से कोई त्योहार नहीं हुआ है और आप फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हो, तो एज एन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी अगर आपको लगता है समथिंग लाइक दिस वर्क्स तो करो. सी आई टेल यू वन थिंग, कई बार हमारी दशाएं किसी खास तरह की चल रही होती हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू मी सेइंग कि मैं अपनी नौकरी बदल दूं, बड़ा टॉक्सिक लग रहा है. 6-6 साल 7-7 साल जहाँ बिता दिए वहाँ कहते हैं टॉक्सिक लग रहा है, मुझे नौकरी बदलनी है. बट द पॉइंट इज अगर दशा कोई खास चल रही है ना, तो आप एक क्या आप 10 नौकरी बदलो, आपको हर जगह वही मिलेगा. एग्जैक्टली शुरू के 2-4 दिन ऑब्वियसली वो नई नई चीज का आता है, एक्साइटमेंट होती है, बट इवेंचुअली इट विल टर्न बैक टू दैट. तो जब आप उसी पार्टनर से दोबारा शादी कर रहे हो, मेरे ख्याल से सबसे पहला आपके शादी में प्रॉब्लम ये होगी कि आप दोनों बैठ के डिस्कस करो हाउ मच मनी शुड वी स्पेंड. आपका वहीं झगड़ा हो जाएगा. उसके बाद आपका झगड़ा ये होगा कि शादी कहाँ होनी चाहिए, फिर हनीमून पे कहाँ जाना चाहिए, फिर बच्चों को लेके जाना है या बेबी सिटर छोड़ के जाना है. आई वुड सजेस्ट यू बेटर गो ऑन अ वेकेशन or talk to a good astrologer. That is better than getting married for the second time. And you'll exactly know कि अब कहाँ झगड़ा होने वाला है. And I love the way people do creative remedies. हाँ, कि जुपिटर इसका 7वें घर में है, मांगलिक है, चलो घड़े से शादी करा दो. ओके, फिर केले के पेड़ से शादी करा दो, उसको काट दो. डू यू रियली थिंक इट्स गोइंग टू? कुत्ते से शादी करते, ये क्या कर रहे हैं यार? आई थिंक दैट गॉड विद इन मी इज वॉचिंग. I don't think that actually, I think it is correct. God within me is watching. मैं अगर घड़े से शादी कर रही हूँ, वो पति नहीं है मेरा, वो घड़ा है. I am trying to trick God. मैं भगवान के साथ गेम खेल रही हूँ. मैं उनको पागल बनाने की कोशिश कर रही हूँ. अच्छा, गुरु जुपिटर ने कहा था मेरी कुंडली में तो 2 शादियां हैं, तो लो मैंने घड़े से शादी करके उसको तोड़ दिया. ऐसे कैसे? मेरा कैसे स्वभाव बदलेगा? अगर मेरा मंगल हाइपर है और मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, तो घड़ा तोड़ देने से मेरा गुस्सा तो नहीं शांत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इससे पहले मैंने बहुत बार अपने फ़ोन भी तोड़े हों. जब उससे शांत नहीं हुआ तो घड़ा टूटने से कैसे शांत होगा? सो आई मीन इट इज़ रियली क्रिएटिव. वो अपना दिल बहलाने वाली बात है. या सोसाइटली आप किसी को इतना प्रेशराइज कर दो कि देयर इज समथिंग सो रॉन्ग विद यू, और उसके सर से साइकोलॉजिकली बोझ उतर जाए कि ओह ओके, अब घड़ा टूट गया तो मेरा पहला पति तो मर गया. सो वो, और ये वही समाज है जहाँ विधवाओं की शादी नहीं कराते दोबारा. चाहे वो बेचारी 18 साल में 19 साल में विधवा हो गई हो, आप उसकी शादी नहीं कराओगे. पर घड़े टूटे भी करा दोगे. पर घड़ा टूटा हुआ है वहाँ आप करा दोगे. सो इसका मतलब यू आर प्लेइंग ट्रिक्स विद योरसेल्फ. डजंट मेक एनी सेंस. इट्स लाइक आप बेवकूफ बना रहे हो लोगों को हैक बेच के, और आप खुद का बेवकूफ बना रहे हो. सबसे पहले एग्जैक्टली आप खुद का बेवकूफ बना रहे हो. ये सब मत करो. तो विधवा की क्यों नहीं शादी होनी चाहिए? या कोई विधुर हो गया है या किसी का डिवोर्स है, वो शादी के बारे में सोच ले तो सबको आग लग जाती है, सबको मिर्ची लग जाती है कि ऐसे कैसे. एंड इवन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ऐसे हैक्स आते हैं, क्यों आते हैं, ऐसे ऐसी खतरनाक थंबनेल के साथ क्यों आती हैं चीज़ें, और ऐसी ऐसी वीडियो क्यों बनती हैं, और इतना सब इतना क्रिंज क्यों हो जाता है कई बार चीज़ों का. तो आई वुड लाइक टू से कि यार देखो, सप्लाई बिना डिमांड के आती नहीं. People demand hacks, people demand shortcuts. That's why there are people who are selling these fake hacks and shortcuts. Correct. You give them watch time, you give them your likes, you give them your time. That's why they create. The day people stop watching all those nonsense videos, they will stop creating it, because वहाँ से value आनी ख़त्म हो जाएगी, पैसा आना ख़त्म हो जाएगा. It's as simple as that. So yeah, are we done with this question? I hope. Okay. So इसके बाद next question पे चलते हैं. Only 3 questions remaining. Okay. ये question मैं word to word बोलता हूँ. See, we do informative podcasts. Yeah. Yes. ये question है कि Gemini ascendant, retrograded Mercury, retrograded Jupiter I have, and my parents are settling my marriage who have same along with retrograded Saturn. Don't know where my life will go. First of all, your life will not go in the wrong direction if you don't get married to this person. Okay, don't do this.
रेट्रोग्रेडिंग जुपिटर, रेट्रोग्रेडिंग, और मरकरी तो आपका लग्न लॉर्ड है. So you would first want to work on your retrograding Mercury. You would first want to do genuine remedies for your Mercury and your Jupiter. और उसके बाद जिनसे शादी करने की बात हो रही है, he has retrograde Mercury, Jupiter and Saturn. So यानी कि जो retrograding planets जब कुंडली में होते हैं, they talk about a lot of कि इस जगह पे आपको बहुत काम करना है, इस जगह पे आपको बहुत घिसना है, बहुत एफर्ट लगाने हैं. वहीं पर प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है. तो मरकरी रेट्रोग्रेड है तो कम्युनिकेशन पे काम करना है, लेकिन कहाँ काम करना है, मरकरी 4th में है, 7th में है, 10th में है, 11th में है, वो बताते हैं. ओके. जुपिटर रेट्रोग्रेड में है यानी घर वालों के साथ आप सेम पेज पे नहीं हो. फिर आप अपने पार्टनर के साथ भी सेम पेज पे नहीं होंगे, बिकॉज जुपिटर विल डिनोट दैट पर्सन आल्सो. ओके. वोंट लाइफ बिकम मोर डिफिकल्ट. एग्जैक्टली. So are you even open-minded enough to handle it? I'll also tell you one thing. हमारा जो 7th हाउस है, it is naturally controlled by Libra. ओके. Libra का वो क्या है, सिंबल क्या है, a scale. ओके. वो जो क्या बोलते हैं उसको, या आई अंडरस्टैंड. या जिसमें वेट्स रखते हैं. या वेट स्केल. या एक तरफ वो वेट रखते हैं, एक तरफ सब्जी रखते हैं. तो वो कॉन्स्टेंटली बैलेंसिंग हो रही है ना. कोई भी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, खास तौर पे आपका इंटीमेट रिलेशनशिप यानी मैरिज, वहाँ पे every single day will be a constant rebalancing. Every single day you will have to wake up and love that person. या. Every single day you will have to wake up and forgive the person as you forgive yourself. And every single day you will have to see them in a slightly fresh light. क्योंकि वो भी बदल रहे हैं और आप भी बदल रहे हो. So, अगर अपने रिश्ते को जैसे हम अपडेट करते रहते हैं ना अपने फोन को, ठीक वैसे ही रिश्ता भी अपडेट करते रहना पड़ता है. दैट इज व्हाट द 7th हाउस एंड लीब्रा राशि आर ऑल अबाउट. ओके. सो आप में वो शुरुआत नहीं हुई है, जिनसे आपकी शादी होना वाली है उनमें तो अभी नहीं हुई है, बिकॉज सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है. तो वहाँ पे दिक्कत आप दोनों को हो जाएगी. इसलिए हिम्मत करो और अभी शादी मत करो. और अगर बिल्कुल घर वालों के कहने में तो बिल्कुल मत करो. अगर आपके पास बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, गिव योर सेल्फ 1 year प्लीज, फॉर गॉड सेक. एंड उस 1 साल में आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके बात करके एंड ट्राई टू डू जेन्युइन ब्यूटिफुल रेमेडीज एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन फुल्ली. कम से कम कुछ तो हेल्प हो जाएगी. ओके. ओके. सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वो पूछते हैं कि अगर कोई अपने सीनियर ईयर्स में शादी करता है किसी ऐसे इंसान के साथ जो उनसे 15-20 साल छोटा हो, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजिकली ये क्या दिखाता है, बताता है? एस्ट्रोलॉजिकली अगर कोई व्यक्ति आपसे 15-20 साल छोटा है तो आपका और उनका राहु केतु ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन पे हो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बिकॉज राहु केतु अपनी पोजीशंस को 18 से 19 साल में रिपीट करते हैं. तो अगर मानिए 2025 है और राहु इस समय पर कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है, तो डॉट 18-19 साल बाद फिर से यहीं आएंगे. तो अगर आपका एज गैप इतना है तो वो डेफिनेटली आ जाएगा. प्लस इफ समबडी इज 20 years यंगर टू यू, तो ये जो व्यक्ति है ये आपको आपकी तरफ से नहीं समझ सकता. उसके टेस्ट्स आपसे बहुत अलग हैं, उनका लैंग्वेज आपसे बहुत अलग है, उनका बात करने का तरीका आपसे बहुत अलग है. वो जिस तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करते हैं वो भी बहुत अलग है. तो बड़ी चीज़ों में शायद ना हो, मे बी यू लव ईच अदर, बट हाँ छोटी छोटी जो लाइफ की चीज़ें हैं वहाँ पे सर्टनली बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस आपको नोट करने को मिल जाएंगे. ओके. तो इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि इतना बड़ा एज गैप नहीं हो दोनों के बीच में. लेट्स अज्यूम यू आर 60 एंड दिस पर्सन इज 40 and you have worked on yourselves, you have very similar goals, you have very similar lifestyles. मान लो आप दोनों ही सेम ही गुरुजी के भक्त हैं, उसी आश्रम में रहते हैं, दोनों रोज सुबह 4:30 बजे उठते हैं, 5:30 तक स्नान कर लेंगे और 10 बजे नाश्ता करेंगे. मे बी दैट मेक्स अ लिटिल मोर सेंस, बट फॉर अ वेरी एवरेज पर्सन उनके लिए चीज़ें बहुत अलग हैं, आपके लिए चीज़ें बहुत अलग हैं. फिर जो 20 साल का एज गैप है उसमें एक और चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है कि बाय द टाइम वो ग्रो करना शुरू करेंगे, वो अपने आप को और समझेंगे, उनके प्लैनेट्स और मजबूत होंगे. बाय दैट टाइम यू विल बी टू ओल्ड टू कीप अप विद देम. तो ये बहुत बड़ी समस्या है. सो हमारा एग्जांपल लेते हैं, योर पार्टनर इज 40, यू आर 60, यू आर स्टिल ओके, यू आर एबल टू हैंडल लाइफ. जस्ट 10 years डाउन द लाइन यू विल बी 70 while your partner may be at the peak of their career.
सो ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप काम नहीं कर सकता, बट फॉर दिस थिंग टू वर्क यू विल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ चीज़ें फंडामेंटली आप लोगों के साथ काम नहीं करेंगी जो कि किसी दूसरे कपल के साथ काम कर सकती हैं विद हाँ अ 5 year एज गैप और अ 6 year एज गैप. तो एस्ट्रोलॉजिकली इसका ये मतलब हमारे सामने निकल के आता है. एंड एज आई सेड, व्हेन यू आर 32 थिंग्स आर सेट. इफ यू आर 60 आपके लिए चीज़ें बहुत सेट हो चुकी हैं. आप 5 जुपिटर साइकिल से गुजर चुके हो. या आप 32 साल की ऑलमोस्ट 2 साइकिल से गुजर चुके हो. सो यू आर डिफरेंट. आप सैटर्न की 2 साइकिल से गुजर चुके हो. Saturnian cycles are around 30 years, 29 to 30 years. ओके If you're 60, you have gone through at least 2 sadhasatis and 2 cycles of Saturn. If somebody is 40, they have only gone through 1. And they have only gone through, let's say, 3 cycles of Jupiter. तो उनका लाइफ जिस स्टेज पे चल रहा है और आपका जिस स्टेज पे चल रहा है वो तो मैच ही नहीं है आपस में. तो इसीलिए इफ यू वांट टू गो फॉर दिस रिलेशनशिप, गो विद द अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड देम 100% ever. You will not speak the same language. You will not have the same interests. And despite all that, you will still have to manage the relationship. Yeah. So it won't be like the romantic movies. It can work, Yeah. but it will be difficult. सरल नहीं होगा. सरल तो नहीं होगा. It will be very difficult. Yeah. Yes. Yes. ओके तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लास्ट क्वेश्चन में हमारी ऑडियंस ये पूछ रही है कि क्या करना चाहिए अगर उनकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जाए जो बहुत ही कंपैटिबल नहीं है. मतलब 50-50% रहता है उनका. कभी कंपैटिबल रहते हैं, कभी कंपैटिबल नहीं रहते. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इन दैट केस ना आप दोनों को कपल्स काउंसलिंग करनी चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल. इसमें क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई टेल यू. आसान नहीं होता, बट वी डू दैट, आई डू दैट. साथ में बैठते हैं एंड मल्टीपल सेशंस होते हैं. हम साथ में बैठते हैं और हम एक एक करके दोनों के बारे में जो रियलिटीज़ हैं वी ट्राई टू एक्सपोज दैट. ओके कि देखो, कई बार आपकी 10-10, 12-12 साल की शादी हो जाती है और मैंने कहा ना कि यू नो व्हेन यू आर विद द पर्सन यू गेट 100% ऑफ देम. इसके बाद भी कुछ बातें ऐसी होती है जो छुपी रह जाती हैं. आई हैव कम अक्रॉस पीपल जिनको ये नहीं पता कि उनकी पत्नी प्रेफर करती है टू स्टे अलोन. ओके उनको थोड़ा अलोन टाइम चाहिए, उसके बिना उनका होता नहीं है. और कमाल की बात है, उन्हें क्यों नहीं पता, उनके हस्बैंडों की पत्नियों खुद नहीं पता ओके कि उनके लिए क्या काम करता है. ओके तो उनसे बोलो कि नो, यू नो, स्पेंडिंग, आप सुबह उठते ही पहला 1 घंटा अगर आप खुद को दें तो वो आपके लिए बेहतर है. फिर वो कहेंगी हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है मैं कॉलेज में ऐसा करती थी, मैं बहुत खुश रहती थी. बट देन यू नो शी लॉस्ट दैट थिंग. ओके तो अगर उनको पता लगता है, फिर वो अपने पे काम करे. फिर हस्बैंड के बारे में पता लगता है कि ये ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्टेड है, इनको सोशल होना ज़्यादा अच्छा लगता है, इनको हर पार्टी में ज़्यादा अच्छा लगता है. दे आर नॉट अ फ्लर्ट बट दे जस्ट लव पीपल, दे लव टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. एक दूसरे के बारे में ये बातें जानो तो अपने बारे में भी बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं, दूसरे के बारे में भी जानने को मिलती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ फ्रेश न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सन. ओके इट इज़ नॉट ईजी, बट आप उस व्यक्ति को एक नई लाइट में देख पाते हो वाइल आप अपने आप को भी एक नई लाइट में देख रहे हो. ओके तो आप ना सिर्फ खुद को जानते हो कि मैं ये हूँ भाई, मुझे इन बातों से चिढ़ है और मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं जो मुझे पसंद है. सो यू नो इफ समबडी एल्स पुट्स दैट इनटू पर्सपेक्टिव फॉर यू तो बहुत आसान भी होता है. शुरू शुरू में इट इज़ डिफिकल्ट क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनते हो जो आप सुनना ही नहीं चाहते, बट देन इट बिकम्स वेरी ईजी. तो वहाँ से फिर रिश्ते को नया मोड़ देना और एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी डेवलप करना. बिकॉज कंपैटिबिलिटी आधी तो वो हो गई जो कुंडली देती है, पर खुद भी तो काम करना पड़ेगा ना. ओके यू हैव टू वर्क ऑन थिंग्स. तो फिर आप वहाँ से चीज़ों को साथ में ले जाके काम कर सकते हो, धीमे धीमे आप डेवलप कर सकते हो. एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव सीन मेनी कपल्स लाइक दैट हु हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट उन्होंने उस पर काम किया और उनकी शादी भी बची रही विदाउट स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी और बच्चे भी खुश हैं एंड सोसाइटी में भी वो अपने आप को अपना फेस सेव कर पाए. तो ऐसा किया जा सकता है, बट I'll be honest, you will have to be naked with the astrologer, with yourself and with your partner. It can be difficult. So is there any tip उनके लिए? हाँ, मैंने कहा ना, you go for a proper astrological counseling. Okay. It is very helpful.
वहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसे निकल के आती है ना जो आपको खुद नहीं पता होता अपने बारे में। आप थेरेपी में भी जाकर आप बहुत आपको मदद मिल सकती है, लेकिन कई बार थेरेपी इसलिए फेल होती है बिकॉज वहाँ पे हम वो बोलना चाहते हैं जो हमारे चेतन मस्तिष्क में होता है, हमारे कॉन्शियस में होता है। बट जिंदगी कॉन्शियस से नहीं चलती, जिंदगी चलती है सब कॉन्शियस से। वो सबकॉन्शियस जो चीज़ है उससे आपको आपकी कुंडली जो है वो रूबरू करवाती है। तो एक बार आप खुद को समझ लिया, फिर अपने पार्टनर को समझो। अब उसके बाद ना ऐसा लगता है दैट एवरीथिंग हैज मेल्टेड अवे, क्योंकि जिसको आप परसीव्ड थ्रेट मान रहे थे वो तो थ्रेट कभी था ही नहीं। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वो बात बताई थी, द वुमन हु सेड कि अरे आई एम अ लिब्रा, आई एम अ लिब्रा, तो वो तो दुनिया को परसीव कर रही हैं अकॉर्डिंग टू हर शी इज अ लिब्रा, सो शी इज परसीविंग द वर्ल्ड एज अ लिब्रा। बट जब राशि उनकी स्कॉर्पियो है तो अंदर ही अंदर हो तो सब स्कॉर्पियो की तरफ से रहा है। अब अगर हम इनको थेरेपी में भेजें या उनसे बोले कि नहीं आप अपने पार्टनर से बात करो, या लॉयर्स हैं या कोर्ट है उनसे कहीं नहीं आप बात करो, मैनेज करो, तो वो क्या वाकई स्कॉर्पियो की नज़र से देख पाएंगे? नो मुझे लगता है जो लॉयर्स होते हैं वो आपको डरा के आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। एंड दे वर्क विद योर कॉन्शियस ना, दे वर्क विद व्हाटएवर इज अवेलेबल टू देम। बट जब हम कुंडली पढ़ रहे होते हैं वी वर्क विद एवरीथिंग दैट्स हिडन आल्सो। तो वहाँ आपकी कोई और नहीं मदद कर पाएगा, वहाँ पे ज्योतिष मदद करते हैं, बट अगेन गो टू समबडी हु रियली अंडरस्टैंड्स and who has your best interests in their mind and who can actually help you out. Exactly. अगर आपको उपाय वही वाला करना है मटके वाला, तो फिर तो मटका क्या, आप मटका बोल के आप अपना कांच का गिलास तोड़ दो, फिर तो आप अपने भी कहानियां बना ही सकते हो अपने। हाँ, you can convince yourself of anything. Placebo. प्लेसिबो। ओके, सो इसमें एक बात ये निकल के आती है कि कई बार ना मैरिजेस में या मैरिज के अलावा भी जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं दे फॉल फॉर समबडी एल्स। ऐसा होता है कि एक समय पे ऐसा लग रहा होता है इंसान को कि मेरे को 2 लोगों से प्यार हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा हो भी सकता है? नहीं, मैंने बोला था ना, प्यार में आपको अपने लेवल की फॉरगिवनेस करनी होती है। पहली बात तो ये फॉरगिवनेस अपने लिए कर पाना बड़ा मुश्किल है। फिर ये फॉरगिवनेस आपको अपने परिवार वालों के प्रति भी करनी पड़ती है। अब जैसे रिन है, रिन विल डू टेंस ऑफ थिंग्स इन द हाउस होल्ड। अभी उसने मेरा गले की जो दवाई थी उसकी शीशी तोड़ दी। तो मतलब मैं वैसे गला खराब है एंड नाउ आई हैव टू स्पीक विदाउट अ मेडिसिन आल्सो। मैंने कुछ कहा नहीं, यू जस्ट फॉरगिव। मैंने सारी की सारी दवाइयाँ इकट्ठी की और साइड रख दी। तो इतना लेवल ऑफ फॉरगिवनेस पहले आपको अपने फैमिली के लिए, यू हैव अ डॉग, आपको उसके लिए लाना पड़ेगा, तब आप में जान बचेगी टू गिव इट टू वन पर्सन who you love and who you're intimately connected with. अब वो एक से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। आप एक से ज़्यादा लोगों के प्रति आकर्षित हो सकते हो, किसी की आंखें सुंदर है, किसी के बाल सुंदर है, किसी का बात करने का तरीका सुंदर है, किसी का स्वभाव सुंदर है, ये सब हो सकता है, बट वो केवल एक स्वाभाविक सामान्य आकर्षण है, वो प्यार नहीं होता। तो अगर ऐसा है कि किसी इंसान को ये लग रहा है कि वो एक समय पे 2 लोगों के से आकर्षित है, तो मतलब प्यार दोनों से ही नहीं है। हाँ, you're delusional. You're delusional. आपको पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। Yeah, exactly. नहीं हो सकता। You can only have one person in your life, and that is more than enough. Yeah, more than enough. I mean, can you imagine how difficult it is to love one person? Very, very difficult. Very difficult. And to build a life with them. Very difficult. And to create more people more who you will love throughout their lives. And then love those people. Oh God. Okay. सो एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी राशि होती है, वेरी स्पेसिफिक राशि, जो शादी में जिसका एटीट्यूड रहता है कि आई डोंट केयर? हाँ, ऐसी राशि है और वो झूठ बोलते हैं। अच्छा। और ये राशि है एक्वेरियस। ओके। एक्वेरियस राशि शादी में क्या हर जगह ऐसे ही बोलती है, ओ आई डोंट केयर, इट इज़ व्हाट इट इज़, फाइन, देख लेंगे। अंदर ही अंदर उनको बड़ा चुभ रहा होता है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि एक्वेरियस राशि वाले प्यार से डरते हैं क्या। तो मैंने एक बहुत सिंपल एनालॉजी दी थी उसमें। आई सेड कि एक्वेरियस राशि वाले ना बिल्लियों की तरह होता है। तो बिल्ली कैसी होती है? अगर आप उसके पीछे जाओगे तो वो आपको नखरे दिखाएगी, दूर भागती है, वो दूर भागेगी। आप चुप होके बैठ जाओगे शांति से, फिर वो आपके पास आएगी। तो एक्वेरियस राशि का नेचर ऐसे ही होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनसे लिपट चिपट करोगे या बहुत ज़्यादा इनके सर पे चढ़ोगे तो दे विल रन अवे, दे विल लाइक अरे ये क्या कर रहा है, जस्ट लीव मी अलोन, आई डोंट केयर वेदर यू लव मी और यू लव मी नॉट।
तो उनको ये लगता है दैट कि यार मेरे सर पे इतना बोझ आ गया, ओके आई हैव टू डू सो मच, ओके नहीं 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 रहने दो। तो फिर वो एटीट्यूड दिखाएंगे, कहेंगे आई डोंट केयर, हाँ तुझे जो करना है कर। बट देन इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद यू, दे विल कम रनिंग एंड दे विल फिक्स इट। द मोमेंट इट इज फिक्स, दे विल रन अवे अगेन। दिल रन अवे। तो ये एक्वेरियस राशि के अंदर होता है, तो वो हमेशा ऐसे ही करता है। अ वेरी सिमिलर थिंग कैन बी सीन इन लियोज ऑल्सो। ओके ओके, कि लियोज हमेशा आपके पास आएंगे, सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, they will love you. The moment you love them back, they'll be like, oh really? I don't know. They'll go back. ओके Libra राशि है, Libra राशि वालों बहुत गलत फहमियाँ रहती हैं। Every woman says that a Libra राशि man is untrustworthy and they are very flirtatious. ओके Truth is, they'll talk to everybody, but they will love only one. हम्म Only one. उनके जीवन में, उनकी पूरी जिंदगी में एक ही होती है, और उनकी पूरी जिंदगी उनके आसपास घूम रही होती है। वो इधर उधर देखते ही नहीं है। हाँ, बात सबसे करेंगे और हंस हंस के बातें करेंगे। या एग्जैक्टली। और उनको गलत फहमी है कि ये मुझे पसंद करता है। लिब्रा वाला इज ऑलवेज श्योर कि मैं तुझे पसंद नहीं करता। और दैट्स व्हाई दे आर फ्री इनफ टू टॉक। दैट्स व्हाई दे आर फ्री इनफ टू टॉक। हाँ, एक राशि जो कि इमोशनली चीज़ों को ढंग से नहीं समझ पाती है अक्सर, वो है जेमिनाई। ओके। तो जेमिनाई वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज अक्सर क्या होता है, जहाँ पे बहुत गहरी बात हो जाती है ना, इमोशनल, व्हेन इट इज टू डीप, तो वहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ, व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई डू। ओके। तो ये ज़रूर हो जाता है। ऐसा नहीं दे आर रॉन्ग पीपल या वो प्यार नहीं करते या कुछ नहीं, बट दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू गो दैट डीप। तो जो कर्क राशि है वो तो एकदम गहरे उतर जाएगी इमोशंस में। जेमिनाई राशि, मिथुन राशि, वो थोड़ा डर के उतरती है। ओके। तो ये होता है, इसलिए कई बार लोग इन्हें बहुत फ्लर्टेशियस समझ लेते हैं या इनको बहुत लाइटली ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज ये शुरू में थोड़ा झिझक दिखा देते हैं। बट ऐसे कुछ नहीं होता। दे आर लाइक, सो दीज आर द काइंड ऑफ राशिज जो, देखो राशियां तो सारी अच्छी हैं और सारी खराब है। प्यार कोई आपको करेगा तो किसी भी राशि का हो, अच्छे से ही करेगा, बिल्कुल। और सारी राशियां ऐसे ही प्यार करती हैं। अब कंपैटिबिलिटी की बात होती है, समटाइम्स यू जस्ट डोंट स्पीक द सेम लैंग्वेज, या एंड देन इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, and that is why we look for कुंडली मैचिंग। कुंडली मैचिंग, एग्जैक्टली। सो अगर मान लो कि सच में कोई इंसान, दो लोग ऐसी शादी में फंस गए जहाँ पे वो बने ही नहीं एक दूसरे के लिए, लेकिन अब निभाना ही भी है ना, एक ऑप्शन है तो डिवोर्स ले लो, लेकिन वो भी एक लास्ट रिजॉर्ट ही रहता है। एक ऑप्शन दूसरा है कि निभा लो किसी तरह, तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, डिवोर्स ले लेना चाहिए। डिवोर्स ले लेना चाहिए, निभाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों परेशान कर रहे हो? खुद को भी मत परेशान करो, क्योंकि जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं ना जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल है, उससे हमारी ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती है। या तो अगर मुझसे कोई कहे कि भाई आप बर्तन धो, मुझे नहीं अच्छा लगता, बट अगर मुझसे कह ही दिया गया है कि नहीं बर्तन धोना पड़ेगा, कर लूँगी, बट बर्तन धोने से जितना स्ट्रेस हो सकता है ना, उतना उस एक्ट को करते हुए मुझे जो नफरत होगी, उससे मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगी। अब उस स्ट्रेस की वजह से मैं बड़बड़ाऊंगी, मैं रिजेंटफुल होंगी, मुझे गुस्सा आएगा। फिर जब सर्दियां होंगी तो मुझे और गुस्सा आएगा। एग्जैक्टली। फिर वो जो है वो रिजेंटमेंट धीमे 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 करके मुझ में रच बस जाएगी। ओके। अब वो स्पिल ओवर करेगी मेरी जिंदगी के हर दूसरे हिस्से में। हाँ जी। वो मेरे काम में जाएगी, वो मेरे दूसरे रिलेशनशिप्स में जाएगी, वो मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो वहाँ भी मुझे, जहाँ भी बर्तन दिखेंगे मुझे वही ध्यान आएगा। तो हम पहचान नहीं पाते, बट इट इज़ टू स्ट्रेसफुल। तो इसीलिए शांति के साथ, यू नो, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू द अदर पर्सन ऑल्सो। वो भी तो फंसा हुआ है ना उस रिश्ते में। एग्जैक्टली। वो भी तो फंसा हुआ है, आप थोड़ा ना फंसे हुए हो। लेट देम गो, लेट योर सेल्फ गो, और बिना फालतू के नॉनसेंस के चुपचाप से म्यूचुअली उसको ख़त्म कर दो। हाँ, अगर ऐसा रिश्ता हो जाए ना जहाँ पे सामने वाला आपसे इतनी नफरत करने लगे कि आप छोड़ना चाहते पर आपको छोड़ने नहीं दे रहा, तो इट्स सो स्ट्रेसफुल। या एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आप खुद खुश नहीं हो, आप दूसरे को भी खुश नहीं रख सकते। एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है, उस व्यक्ति के मन में इतना गुस्सा, इतनी रिजेंटमेंट आ जाती है ना, कि उसको ये लगता है कि अगर ये डिवोर्स ले रहा है या ले रही है तो अरे तो खुश हो जाएगा, मैं इसे खुश होने नहीं देता जाऊँ। So they start creating troubles all through. That's the worst part. Correct. So first things first, शादी करने में बहुत मज़ा आता है, तोड़ने में नहीं आता। इसलिए पहली बात, शादी कंपैटिबिलिटी देख के ही करो। अगर आपको जल्दी रियलाइज होने लगे कि भैया बात नहीं बन रही है, तो लंबा खींचने से बेहतर है
फेल अर्ली एंड फेल वेल, Okay. लेट इट गो, Yeah, कोई exactly. बात नहीं. Exactly. एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम बिफोर मैरिज टुगेदर ना. Okay. थोड़ा एक दूसरे को जानो समझो, आपकी हॉबी क्या है, इससे आगे भी कुछ सवाल पूछ लो. हम्म. और अगर शादी को आप जेन्युइनली बचाना चाहते हो हम्म. विदाउट एस्ट्रोलॉजी, पहले तो एस्ट्रोलॉजी इज कंपल्सरी बट स्टिल 2 क्वेश्चंस. नंबर 1, फाइनेंस. हम्म. ये देखो कि सामने वाला व्यक्ति पैसे कैसे खर्च करता है, Okay. उसका पैसे को लेके क्या आउटलुक है, Okay. ये पता होना चाहिए. Okay. जैसे अगर मैं सारा पैसा कमाती हूँ और मैं सारा का सारा परफ्यूम्स में अपना खरीदने में लगा देती हूँ, कपड़े खरीदने में लगा देती हूँ, यू कांट कॉल दैट पर्सन रॉन्ग, उसकी चॉइस है. बट आप ऐसे व्यक्ति हो जो पैसा आते ही सबसे पहले सेव कर दे, Then you are two different people. देन यू कंप्लीट डिफरेंट पीपल. Yeah. अब चाहे आपको कितना भी प्यार हो रहा हो, कितने भी मजे आ रहे हो बात करने में, कहीं ना कहीं जाके आपकी शादी में ये बहुत बड़ा इशू बनेगा. Hmm. राइट. सो यू नीड टू फर्स्ट सी दैट यू आर फाइनेंशियली ऑन द सेम Page. page. Yeah. Right, this is how we like to spend and save our money. Mhm. And I'll tell you, all the great couples that I have seen, they're very clear on these 2 parameters. Number 1, finances, how they want to save money, how they want to earn money, and blah blah. Number 2 is how they want to become, how they want to parent their children. Okay. पेरेंटिंग स्टाइल्स अलग अलग नहीं हो सकते. तो एक पेरेंट ऐसा है जो बिल्कुल कहे कि 5-6 साल का बच्चा है, ले तू आईफोन भी ले तू टैबलेट भी ले लैपटॉप भी ले, जो लेना है ले, टेंशन नहीं, तेरा बाप खड़ा है यहाँ पे ऐसा. और माँ ऐसी है जो बिल्कुल संभल के चले, नहीं सोशल मीडिया नहीं देखना, गेम नहीं खेलना, गया. एंड ऑल द ग्रेट कपल्स आई हैव सीन आर ऑन द एग्जैक्ट सेम पेज ऑन दीज 2 पैरामीटर्स. Finance and पेरेंटिंग. Hmm. तो अगर हॉबी गई तेल लेने, यू कैन हैव 2 डिफरेंट हॉबीज एंड यू कैन एंजॉय. इनफैक्ट अगर मेरी हॉबी फोटोग्राफी है और मेरे हस्बैंड की हॉबी लेट्स से कुकिंग है, फाइन, That's better. I'll get enriched by the hobbies, right? Yeah. I can teach him photography and he can Yeah. teach me cooking. Hmm. Or we can enjoy each other's hobbies. Fantastic. बट हम दोनों की हॉबी तो कुकिंग है, पर मैं अपने बच्चों को बिगाड़ के रखती हूँ और मेरे हस्बैंड को रखता है कि डिसिप्लिन में रखना चाहिए. वो शादी गई. Yeah. So anybody who's looking forward to marry their partner, their relationship, तो ध्यान रखना कि आपके फाइनेंसेस को लेकर और आपकी पेरेंटिंग को लेकर आपकी सोच एक जैसी हो, बाकी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस. हाँ, बाकी तो 19-20 का अंतर तो रहेगा ही. Yeah. When I am not like my brother, born to the same parents in the same family, am I like you? No. No. We are similar. Similar but not We are same. not the same. Yeah. Right. So if I'm not like you, how can I expect somebody else's son to be like me? Very difficult. I don't think anybody can be like me. Okay, so let's go to the last stage of this podcast. Yes. We will have marriage predictions for every राशि for 2026. तो जो भी अब शादी करने वाला है वो इसको ध्यान से सुनना. We'll keep it short, we'll keep it straight, and let's hear it. Okay. तो अगर आपकी राशि एरीज है, इन दैट केस इस साल आपको एक जेन्युइन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिल सकता है. यू कैन कम अक्रॉस समबडी जो आपको लगे कि हमें तो मिलना ही था. Okay. You know, ऐसे कभी कभी फीलिंग होती है. Okay. And it's not a wrong feeling, by the way. Sometimes you do meet somebody and like, yeah, कुछ Yeah. क्लिक कर जाता है. Yeah. And a lot of great marriages that I have seen, वो पेरेंटिंग के मामले में सेम थे, फाइनेंसेस के मामले में सेम थे, पर शुरुआत कैसे हुई? They just saw each other and they were like, हाँ बस यही है. One couple I knew, उनकी क्लास में लड़की थी, उनकी क्लास में लड़के ने एंटर किया, and she just knew I'm going to marry him. Wow. It is great. So ये फीलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और इस साल एरीज राशि वाले बहुत सारे लोगों को ये वाली फीलिंग आने वाली है. बट अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, देन आपकी शादी में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी वजह से बहुत टेंशन आ सकती है. फॉर इंस्टेंस, आपके सास ससुर अच्छे हैं, आपके ननद जेठ साला ये सब सही है, कोई टेंशन नहीं है, बट एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, रिश्तेदार, वो फिर फालतू के इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं शादी के अंदर. तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि अपने रिश्ते में दूसरे के ओपिनियंस को नहीं घुसने देना है. Okay. दैट विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल, Cool. स्पेशली इफ यू ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन. आपकी मर्जी, अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाओ. Why does anybody else need to tell you क्या करना है, क्या नहीं करना? या आपके बच्चे को 5 साल की उम्र में कोडिंग सीखनी है या नहीं सीखनी? या फिर आपके चाचा जी आके बोलते हैं बिटिया बड़ी हो गई है, शादी करा दो. Exactly.
व्हाट इज दिस? ओके अगर आपकी राशि टॉरस है, फिर तो चाचा जी कुछ भी कहें, ताऊ जी कुछ भी कहें, उनकी बातों में आके शादी नहीं करनी है. सो टॉरस पीपल आर एक्चुअली फीलिंग अ लिटिल लोनली ओके दिस ईयर. ओके थोड़ा उनके अंदर रहेगा कि यार आई रियली विश कोई मेरे जीवन में भी होता, कोई मेरी लाइफ में होता और चीज़ें अच्छी चल रही होती. ऐसा ज़रूर उनके साथ होगा, लेकिन फिर भी प्रेशर में आके या अपनी लोनलीनेस की वजह से किसी से शादी नहीं करनी है. ओके ऐसा ना हो कि आपने आज मूवी देखी और ठीक वैसी ही दिखने वाली लड़की आपके सामने आई, न्यू करे इट्स अ साइन, लेट्स गेट मैरिड. या फिर मान लो लड़की ने मैसेज किया और टाइम था 11:11, यू लाइक ओ माय गॉड इट्स अ साइन, लेट्स गेट मैरिड. ऐसे नहीं होता. सो डोंट अलाउ योर लोनलीनेस टू रन योर रिलेशनशिप डिसीजंस, दैट इज इंपॉर्टेंट. बट अगर आप लोग शादीशुदा हैं एंड इफ यू आर अ टॉरस, तो फिर आपकी लाइफ बहुत बहुत बढ़िया चलेगी, कोई Okay. टेंशन नहीं है. Okay. द ओनली कैविएट इज कि आपके जो स्पाउस है इस साल उनके सर पे काम बहुत ज़्यादा आ सकता है. सो दे कैन बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ विच आपको उतने ज़्यादा स्पेसेस ना मिले टू स्पेंड क्वाइट टाइम टुगेदर. लेकिन सोशली आप लोग बहुत इंजॉय करोगे एक दूसरे के साथ, विच इज़ गुड. जेमिनी राशि की बात कर लेते हैं. जेमिनी राशि को तो इस साल ऑप्शन ही ऑप्शन मिलने वाले हैं. ओके सो रोमांटिकली भी बहुत ऑप्शन उनके सामने आएंगे और ये मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू या और बहुत सारी जगहों के थ्रू उनके पास ऑप्शन आते ही जाएंगे. ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मतलब बैठे हुए हैं कि बेटा इस साल तो तेरी शादी करा के छोड़नी है. ओके तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी विल कम अप विद अ रिश्ता फॉर यू. ओके सारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, सारे रिश्ते वैल्यूएबल भी नहीं होंगे. सो इसीलिए अपना डिस्क्रेशन बना के रखना. बट अदरवाइज यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. पीपल विल सर्टनली कम इन. शादी को लेकर घर वालों से लड़ना मत. That's a very wrong thing you can do. Don't fight with your family members regarding शादी. आराम से जियो, आराम से जिंदगी में आगे चलो, सब हो जाएगा. एंड ऐसा भी मत करना कि पहले ही ऑप्शन से शादी कर ली. एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको कोई पसंद आ जाए, सब कुछ सही हो और वो आपको प्रेशराइज करे ना जल्दी जल्दी शादी कर लो, बिल्कुल मत करना. ओके जस्ट से नो. प्रेशर में आके अगर जेमिनी ने इस साल शादी कर ली, चाहे वो आपकी 5 साल पुरानी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, you're going to have a lot of issues. Don't do Okay. that. So Gemini, don't pressurize yourself. कैंसर राशि की बात कर लेते हैं. आप लोगों के लिए थोड़ा सा इशू है. कैंसर राशि वाले जो मैरिड लोग हैं उन लोगों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है. कई बार तो कम्युनिकेट करेंगे ही नहीं, अपनी बात बोलेंगे ही नहीं. ऐसा होगा कि भाई पूरा दिन काम किया, रात को आके थक के सो गए, और बात हो रही है वाइफ से या हस्बैंड से, कह रहे हैं यार प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, इस तरह की चीज़ें. तो कम्युनिकेशन गैप जरूर आ सकता है. ट्राई नॉट टू मेक दैट हैपन. दूसरी चीज़, अगर आप लोग सिंगल हैं, शादी नहीं की है या फिर रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी गैप्स आ सकते हैं. जो लोग डेट कर रहे हैं या जिनके सामने नए ऑप्शंस आ रहे हैं, मिलेंगे बहुत सारे लोग, बट आपके लाइफ में इतना रैपिडली चेंज हो रहा होगा, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी कुछ करना है, तो काम की डिमांड इतनी ज़्यादा होंगी जिसकी वजह से यू मे नॉट बी एबल टू गिव 100% टू योर रिलेशनशिप. तो अगर आपको कोई जेन्युइनली पसंद है, आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ बात बन सकती है, सो योर डील इज कि उनके साथ कम्युनिकेशन का फ्लो मत ब्रेक होने दो. जहाँ फ्लो ब्रेक होगा वहाँ पे आप 2 दिन 5 दिन हफ्ता भर बात नहीं करोगे, नहीं बी लाइक छोड़, यू नो. तो बात वहीं की वहीं होकर रह जाएगी और फिर आप उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, तो कई बार रिलेशनशिप्स में तो खासकर रिजेंटमेंट का कारण बन जाता है. कि तुम पिछली बार तुमने कहा था हम जू घूमने चलेंगे, तुम आए नहीं, एंड नाउ यू आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट. ओके, प्रॉब्लम. कैंसर, स्टे सेफ. लियो राशि की बात कर लेते हैं. लियो राशि दोनों तरफ से एक्सट्रीम पे जा रही है. अगर आप लोग ऑलरेडी आपके पार्टनर हैं, रिलेशनशिप में हो, तब तो आपकी पूरी जिंदगी आपके पार्टनर के ही आसपास घूम रही है. जो वो कह दे वो ठीक, जो वो करना चाहे वो ठीक, इस तरह से हो रहा है. अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, जस्ट यू नो गो फॉर इट. बट अगर आप लोग सिंगल हैं तो इस समय आपका बिल्कुल मन नहीं है कहीं कमिटमेंट करने का. आपका माइंडसेट यही रहेगा कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे फालतू की कमिटमेंट नहीं देते फिरने किसी को. बिकॉज यू नो एज लियोज यू विल बी टू प्राउड टू बी इन कैजुअल रिलेशनशिप्स. यू आर टू प्राउड टू बी विद पीपल जो आपको बहुत ज्यादा नहीं अच्छे लगते. लियोज को क्या चाहिए? 100% कनेक्शन. नाउ ये 100% कनेक्शन मिलेगा आपको, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये जो फालतू के जो नॉनसेंस वाली चीज़ें हैं इनसे दूर रहिए. एंड कंसिडरिंग यू आर यू, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग किसी बेकार के रिलेशनशिप में या जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट किसी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे. ओके लियो, अभी बहुत वक्त है. जो वर्गो राशि वाले हैं, अगर आप लोग सिंगल हैं, इन दैट केस ज़्यादा तो नहीं, पर अप्रैल के आसपास आपको ज़रूर चांस मिल सकता है टू हैव समबडी इन योर लाइफ.
वो अच्छी बात है। अप्रैल के बाद आपको अक्टूबर या नवंबर में चांस मिल जाएगा। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मतलब होली के बाद और दिवाली के आसपास यू विल गेट योर चांसेस। हालांकि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी कमिटेड हैं, इन दैट केस आपके पार्टनर के साथ बहुत आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपके बिना ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके जीवन में आपके लिए स्पेस नहीं है, कमी नहीं है, या फिर बाउंड्रीज बहुत हो गई हैं, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। ऐसा बहुत महसूस हो सकता है वर्गो राशि वालों को। इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, शादी या रिलेशनशिप टूटेगा नहीं इस वजह से, लेकिन एक थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा गैप जरूर आ सकता है, बिकॉज आप लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से ग्रो कर रहे हो। तो ठीक है, अलाउ दैट टू हैपन एंड डोंट बी रिजेंटफुल टुवर्ड्स योर पार्टनर। सो वर्गो राशि इस बार होली दिवाली पे आपको ज़्यादा मिठाई बांटने का मौका मिल सकता है, तो तैयार रहिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि की बात करते हैं, जैसा वर्गो के साथ हो रहा है ठीक ठीक वैसा ही इनके साथ भी होगा। कि अगर आप लोग शादीशुदा हैं और ख़ास तौर पे काफ़ी लंबे समय से अगर आप लोग साथ हैं, इन दैट केस अब आपके और आपके पार्टनर के गोल्स बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट कई केसेस में तो ऐसा भी होगा कि इन लोगों के लाइफस्टाइल ही डाइवर्ट हो गए। ओके, जैसे सडनली आपकी वाइफ को लगने लगा कि नहीं, मुझे सुबह सुबह उठ के योगा करना है, 4 बजे मुझे वॉक पे जाना है, ये करना है, वो करना है, आप वो नहीं कर रहे। राइट, वो कहती है मुझे सुबह उठ के स्प्राउट्स खाना है, आपको पराठे खाना है। तो कहीं हद तक आपका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल बुरी तरीके से डाइवर्ट होने लगेगा थ्रू आउट दिस ईयर। इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, अगेन नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम, बट हाँ ये चीज़ें थोड़ा डिस्कम्फर्ट ज़रूर पैदा कर सकती हैं रिलेशनशिप में। तो उसको मैनेज करना भैया देख लेना, है ना, उसको बहुत बड़ा इशू मत बनाना। हाँ, अगर आप लोग सिंगल हैं और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, इन दैट केस आपके जीवन में सर्टनली कोई फेटेड व्यक्ति या तो पिछले साल के अंत तक आ चुका है, यानी 2025 के अंत तक आ चुका है, नहीं तो 2026 में यू विल सर्टनली हैव समबडी हु इज फेटेड, और जिसकी वजह से आपकी खुद की पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आएंगे। जैसे आप किसी से मिले, अगेन यू आर द पराठा टाइप्स एंड यू मीट समबडी हु इज अ डोसा टाइप्स, कि नहीं नहीं लाइट ब्रेकफास्ट करना है, फर्मेंटेड करना है, पराठास आर टू हैवी, देन यू मीट देम एंड यू आर लाइक ओह रियली, सो आई वांट टू हैव डोसास इन द मॉर्निंग टू। सो वो इन्फ्लुएंस जो है, यू विल मीट समबडी वेरी इन्फ्लुएंशियल, और उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत जल्दी पड़ेगा, बिकॉज ऑफ विच यू आर गोइंग टू चेंज अ लॉट दिस ईयर। ओके, सो लिब्रा आपके लिए तो काफ़ी खुशखबरी सुनने में आई है। और बाय द वे लिब्रा विल गेट अ लॉट ऑफ चांसेस, लॉट ऑफ चांसेस, लॉट ऑफ चांसेस। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बढ़ जाती है ना, इतने चांसेस मिल गए, अब चांस ले किस पे? नहीं, लिब्रा वालों को बड़ा पता होता है किस पे चांस ले। ओके, लिब्रा वाले आर वेरी स्मार्ट। ओके, बातें, मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, बातें सबसे करेंगे और सबको ये यकीन हो जाएगा कि इन्हें मुझे में इंटरेस्ट है। बट लिब्रा को जिसमें इंटरेस्ट होता है उससे शायद वो हफ्ते में एक बार बात करेंगे, बट दे आर वेरी श्योर अबाउट देम, ओके, एंड दे आर नॉट इवन यू नो अफ्रेड ऑफ शोइंग देयर अफेक्शंस। तो जिससे बात करे लिब्रा वाला, उससे नहीं प्यार करता, जिसके साथ चुप हो जाए उससे प्यार करता। क्या बात, वाह, क्या बात, वाह। ओके, स्कॉर्पियो राशि की बात करते हैं। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है तो ज़बरदस्ती अपने पार्टनर के साथ कोई वेंचर स्टार्ट करने की कोशिश मत करो, बिजनेस मत स्टार्ट करो उनके साथ, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके रिश्ते में भी दिक्कत हो जाएगी, फाइनेंशियली भी दिक्कत होगी, डोंट डू दैट। हालांकि अगर आप लोग सिंगल हैं तो शादी के चांसेस अगेन आप लोगों के लिए भी अक्टूबर के एंड में बनने शुरू हो जाएंगे। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वुड बी द टाइम वेयर यू कैन गेट मैरिड, और आपको अपना जून जुलाई के आसपास यू मे फाइंड समबडी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लव मैरिज, कोई मिल जाएगा। हालांकि ये जरूर है दैट यू हैव टू हैव अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टू मैरिज। स्कॉर्पियोस का जनरली प्रैक्टिकल होता नहीं है, सो दे आर वेरी फिल्मी, यू नो, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग फैंटास्टिक, समथिंग ऐसे लगे कि बस सोलमेट, और दूसरा वर्ड क्या होता है, twin flame, they love that, they love that and Pisceans love that. तो ऐसा नहीं होने वाला है, बट यू विल गेट अ वेरी प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ पार्टनर, और उनके साथ प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ चीजें होंगी। ओके, तो ये नहीं होगा कि हमें हनीमून पे स्विट्जरलैंड जाना है, जाओगे आप शिमला, और मजा आएगा। ओके, सो स्कॉर्पियंस आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, इमोशंस को थोड़ा दूर करके आपकी अच्छी शादी हो जाएगी। सैजिटेरियस की बात कर लेते हैं, यानी धनुराशि की। धनुराशि के लोग जब मैरिड हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत इरिटेट हो चुके हैं, दे डोंट हेट यू, दे आर जस्ट इरिटेटेड, क्योंकि आप ना कटी पतंग की तरह कहीं भी जा रहे हो और उनको लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। दे रियली केयर अबाउट योर वेल बीइंग। तो इसीलिए कोई भी काम करे तो आपसी सलाह से करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंगल अगर हैं, ओ माई गॉड, यू गोइंग टू हैव सो मेनी चांसेस
so many chances, too many chances. So बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे, बहुत कुछ करके जाएंगे. Jupiter is also going to go exalted next year, and then it is going to be in Leo. तो दोनों ही चीज़ें Sagittarius के लिए बहुत अच्छी हैं. तो उससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. प्यार के मामले में तो चीज़ें अच्छी हैं. इवन इफ़ यू वांट अ किड, उसके लिए भी चीज़ें बहुत अच्छी है. अगर कोई चीज़ आपके लिए सेटल नहीं होती, डेफिनेटली गेट अ पेट. ओके, दैट विल बी वेरी हैप्पी विद द पेट. या तो सेजिटेरियस आपके लिए बहुत सारे चांसेस आने वाले हैं. जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, वैसे इतने चांसेस आएंगे. एंड इट विल बी वेरी नाइस इफ़ यू हैव अ किड, इफ़ यू आर मैरिड. ओके, करेक्ट. नाउ हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न राशि की, यानी मकर राशि की. मकर राशि वालों, अगर आप शादीशुदा हैं, कोई टेंशन नहीं है. यू हैव अ गुड मैरिज. बट अगेन, जैसा कि मैंने एरीज को कहा था, डोंट अलाउ अदर पीपल टू हैव एन ओपिनियन ऑन योर मैरिज. आप क्या करते हो, आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हो, आप कैसे एक दूसरे के साथ मैनेज कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी एवरीबडीज प्रॉब्लम. तो एक शादी में 2 ही लोग होने चाहिए. जहाँ 2 से ज़्यादा होंगे, वहाँ माथी खाएगी वो शादी. बिकॉज इट विल बी टू हैवी. सो कीप 2 पीपल इन द मैरिज. तीसरा व्यक्ति टेम्पररीली ही आए, वो भी सलाह देने के लिए. वो भी वो व्यक्ति हो जो जेन्युइनली इज योर वेल विशर, राइट. उससे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती नहीं है. बाकी अगर आप लोग सिंगल हो, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु कम इनटू योर लाइफ दिस ईयर. यूजुअली कैप्रिकॉर्न के साथ ऐसा होता नहीं है, पर इस साल आपके साथ भी ऐसा होने वाला है. सो यू शुड बी वेरी हैप्पी. हाउएवर, रिमेंबर, घर में घुस के मत रहो. जितना घर में बंद रहोगे, आपके लिए बहुत समस्या होगी. ट्रैवल करना, घूमना बहुत. जितने भी फंक्शंस का आपको आता है, शादी ब्याह जो भी है, जहाँ भी बुलाते हैं जाओ, आपको मिल जाएगा पार्टनर आपका. ओके, सो कैप्रिकॉर्न प्लीज़ घर से बाहर निकलिए और इस सुंदर सी दुनिया को देखिए. वहाँ पे आपको एक सुंदर सा पार्टनर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. एक्वेरियस की बात करते हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए शादियां तो बहुत अच्छी रहेंगी. दे विल बी वेरी फ्रूटफुल. अगर आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली यू शुड प्लान अ चाइल्ड दिस ईयर. और आपको अच्छा रहेगा ओवरऑल आप लोगों के लिए. हाँ, अगर आप लोग सिंगल हैं, अगेन 2026 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ लव. या इट्स द ईयर ऑफ लव. सबको बहुत सारे पार्टनर्स मिलने सबको वाले हैं. चांसेस मिलने वाले हैं. सबको चांसेस मिलने वाले हैं. खास तौर पे जो कहते थे ना कि शादी नहीं करेंगे, उनको तो जरूर मिलेंगे. ओके, सो दिस इज द ईयर ऑफ ईयर ऑफ गेटिंग मैरिड. एंड रेयर लोग हैं जो नहीं करते शादी, वो भी शायद करते वो भी हैं. करेंगे. सो अक्वेरियस वाले तो खास तौर पे. सो यू विल डेफिनेटली फाइंड अ पार्टनर हु एक्चुअली केयर्स अबाउट योर ग्रोथ एंड वेल बीइंग. तो आपका जो बेंचमार्क है, आपका जो क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से पार्टनर आपको इस साल मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. यू शुड बी वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी विद इट. अगेन, ये जो व्यक्ति हैं, भीड़ तो देखो बहुत सारी आती ही है, पर भीड़ में 1-2 ही होते हैं जिनसे बस दिल मिल जाता है. तो जहाँ पे वो ऐसे स्पार्क आता है ना, बस वहीं बात करना, और कहीं से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है. या सो बी वेरी सिलेक्टिव किससे बात करने वाले हो, क्योंकि इस भीड़ में कई सारे बेकार लोग भी हो सकते हैं. हाँ, ऐसा ना हो कि आपने बोला कि 40 साल की उम्र तक आपने कहा कि नहीं है भैया, मैं तो शादी नहीं करूँगा, और 40 साल में बस कोई भी मिला नहीं, लाइक बस करा दो बस. वो कौन सी मूवी थी, लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए. मूवी तो याद नहीं है, लेकिन ये डायलॉग सबको याद है. हाँ, ये डायलॉग सबको याद है कि लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए. तो ऐसे मत करना. इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू यू एंड टू द पर्सन हु इज कमिंग टू योर लाइफ. फाइनली पाइसिस राशि की बात करते हैं. तो मीन राशि वाले लोगों के लिए उनका मैरिटल लाइफ तो अच्छी है, ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. आप लोग साथ में मिलकर कुछ करने का ज़रूर प्लान कर सकते हो, बट उस पर अभी एग्जीक्यूशन मत करना. एग्जीक्यूशन 27 में ही करना. 26 में केवल प्लानिंग करो, रिसर्च करो, रेकी करो, ये सब करो. एग्जीक्यूशन शुड बी इन 2027. हालांकि अगर आप लोग सिंगल हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है. बिकॉज पाइसिस राशि का ना एक फंडामेंटल इशू है, दे लव टू जंप टू कंक्लूजन्स. ओके, सो मान लो कोई पाइसिस राशि की लड़की है, और उसे कोई लड़का मिलता है जिसकी फिजिक एकदम रणवीर सिंह जैसी हो गई है, और बाल लंबे कर लिए हैं. सो शी विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग हमजा, धुरंधर वाला एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगी. सो शी विल स्किप द स्टेप्स. ओके, कि बीच में उसको जानना पहचानना है. सो शी विल स्टार्ट. एंड यही इस चीज़ से बच के रहना है. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, और बहुत सोच समझ के पार्टनर चुनना है अपने लिए. आपको वो व्यक्ति कैसा लग रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो कैसा है, राइट. और रेड फ्लैग जब नज़र आता है ना, और ख़ासतौर पे जब बड़ा सा रेड फ्लैग नज़र आता है, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, राइट. वी शुड बी वेरी केयरफुल. एंड आई हैव कम अक्रॉस टू मैनी टाइम्स जहाँ पे व्यक्ति आपको लिटरली वो रेड फ्लैग फहरा रहा था ऐसे कि देख देख मैं ये भी कर सकता हूँ. एंड यू आर लाइक, नहीं, मेरे तो नज़र ही नहीं आ रहा, मैं तो अंधी हो गई या अंधा हो गया, ऐसे मत करो.
नोबडी इज सच अ पोकर फेस कि वो अपनी कमियां आपको ना दिखाएं। जब कमियां दिखें तो उन्हें एक्सेप्ट करो और खुद से पूछो कि मैं झेल लूंगी या झेल लूंगा। अगर झेल सकते हो तो आगे बढ़ो, पर इग्नोर मत करो। So these were the predictions for the upcoming 2026। सारी राशियों के बारे में हमने सुन लिया, हमने जान लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो अभी यहाँ तक देखा है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इस वीडियो को इतना ध्यान से देखा, समझा और कुछ नया सीखने को मिला आपको। थैंक्स भाग्यश्री जी, जो आपने इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए और बहुत डिटेल में बताया और कई सारी नई चीज़ें भी बताई। तो जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर उनको कोई और क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कोई और टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए तो उसके बारे में लिखिए, अपनी राय हमें ज़रूर दें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल लाइक अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।